बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। मैं अमित कुमार। हम चर्चा कर रहे हैं बेटा ज्योग्राफी पर। प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से जो अरिहंत की तरफ से आपके लिए बेहतरीन सीरीज चल रही है, सभी टीचर इसमें आपके साथ जुड़े हुए हैं ताकि हम सोच रहे हैं कि आपका प्रीलिम्स पहली बार में ही निकलना चाहिए। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़िए और जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी पर, उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट आपको चाहिए, इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, उसके लिए मार्केट से आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। ये जो बुक है ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी और ऑफलाइन दोनों ही मोड में आपको ये बुक मिल जाएगी। इस बुक की खासियत ये है बेटा कि इस बुक में आपको 1990 से लेकर 2023 तक के जितने भी आईएएस पीसीएस के जितने भी एग्जाम हुए हैं, वो सभी प्रश्न आपको इसके अंदर मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बुक के अंदर क्वेश्चनों को रिपीट नहीं किया गया है और उसको ध्यान में रखते हुए एक अलग से एक ऑप्शन दिया गया है कि जो प्रश्न से इंपॉर्टेंट बात है उसके लिए अलग से आपके लिए नॉलेज प्लस नाम का एक टॉप ऑप्शन आपको बुक के अंदर मिलेगा। दूसरी बात, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डिवीजन किया गया है हर टॉपिक का, प्रश्न का, ताकि आप अपनी बात को बेहतर तरीके से चीजों को समझ सकें। टॉपिकल माइंड मैप किया गया है ताकि आप उसको प्रॉपर तरीके से समझ सकें। 100% एरर फ्री है और प्रश्नों की बहुत बेहतर तरीके से व्याख्या की गई है ताकि आप उसको अच्छी तरीके से और बेहतर कर सकें। सबसे मेन बात आती है जो टिपिकल प्रश्न होते हैं उनको कैसे याद किया जाए। तो टिपिकल प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा कि इसके लिए आपको नॉलेज प्लस नाम का एक ऑप्शन बुक के अंदर मिलेगा, एक बॉक्स मिलेगा जो आपको बहुत ज्यादा सहायता पहुंचाएगा आपकी प्रीलिम्स में। दूसरी बात, प्रैक्टिस के लिए आपको 4500 प्लस क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे जो विगत वर्ष में आए हुए हैं। तो आप अपने नजदीक के बुक स्टोर से जाकर अरिहंत की प्रीलिम्स पॉसिबल नाम की आईएएस एवं राज्य पीसीएस की जो बुक है ये आप खरीद सकते हैं। नजदीक बुक स्टोर से भी आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं क्या कि इसके अलावा कुछ और भी मिलेगा? तो बिल्कुल बेटा, प्रीलिम्स पहली बार में ही प्रीलिम्स पार, तो प्रीलिम्स पॉसिबल अरिहंत पूरी कोशिश कर रही है आपके लिए कि आप तक आपकी बात महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप तक पहुंचाया जा सके। इसलिए सभी टॉपिक के लिए बुक आपको मिलेंगी। भारतीय इतिहास मिलेगा आपको, भूगोल एवं भारत का विश्व आपको इसके अंदर मिल जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था और सामान्य विज्ञान की ये सभी बुक आपको आपके नजदीक के बुक स्टोर या ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। प्रत्येक बुक में पूरी तरह से सावधानी बरती गई है, 100% एरर फ्री है और आपके लिए व्याख्या करी गई है बेहतर तरीके से। टिपिकल प्रश्नों के लिए नॉलेज प्लस दिया गया है, हर बुक के अंदर दिया गया है, सिर्फ एक बुक की बात नहीं कह रहा मैं। रिवीजन के लिए विगत वर्ष के बेहतरीन प्रश्नों को लिया गया है जो आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना बनती है। और प्रैक्टिस के लिए अलग से एक चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड कराया गया है ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। तो चलिए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। जहां हमने कल क्लास को रोका था उसके आगे क्लास को लेकर चलेंगे। आज हमारा टॉपिक है आपका महासागरीय धाराएं, कि महासागरीय धाराओं को हमें समझना है कि महासागरीय धाराओं को लेकर आपके लिए क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, महासागरीय धाराओं की बात करें तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि समुद्र के अंदर दो तरह की धाराएं होती हैं, ठंडी और गर्म धाराएं होती हैं। इन धाराओं का जो रुख होता है, रुख की अगर हम बात करें तो समुद्र के अंदर जो समुद्री धाराएं होती हैं उनको अगर आप देखेंगे तो भूमध्य रेखा के अकॉर्डिंग ये चलती हैं। भूमध्य रेखा से एक तो इधर की ओर चलती हैं और कुछ भूमध्य रेखा के इस डायरेक्शन में चलती हैं, कुछ इस डायरेक्शन में और कुछ इस डायरेक्शन में। ये कह सकते हैं कि कुछ धाराएं ऐसी हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं और कुछ धाराएं ऐसी हैं जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, दोनों ही पोल में। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी धारा है जो भूमध्य रेखा से आपका कहना चाहिए ध्रुवों की ओर जाएगी और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली धाराओं को हम कैसे पहचानेंगे और कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ठंडी धारा है या आपकी गर्म धारा है? तो आइए समझते हैं। सबसे पहले बात आती है कि इनके परिचय को जरा समझा। तो परिचय की बात करें तो महासागर या सागर में जल की एक निश्चित दिशा का प्रभाव, बिल्कुल सीधी बात भाई, जल का एक निश्चित प्रवाह जो होगा, एक निश्चित डायरेक्शन जो होगी। अब वो प्रवाह ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ भी हो सकता है या हम ये कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ भी हो सकता है। तो प्रवाह होनी चाहिए एक निश्चित डायरेक्शन में। जो धाराएं चलती हैं उनको हम बोलते हैं समुद्र की धाराएं जो सागर के अंदर चलती हैं या महासागर के अंदर चलती हैं।
अब इनकी उत्पत्ति के कारण क्या रीजन है कि ये समुद्र के अंदर इस तरह की धाराएं बनती हैं जो एक निश्चित डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा की ओर चलती हैं, उनका रीजन क्या है, क्या परिस्थिति बनती है। तो उसकी बात करें तो सनातनी पवनों के प्रभाव से चलायमान उत्पन्न, समुद्र के साथ हवाएं जो चलती हैं तो हवाओं के साथ हवाओं का जो रुख होता है उन रुखों के अकॉर्डिंग भी आपकी समुद्री धाराओं की उत्पत्ति होती है, पहली बात। दूसरी बात, लवणता में अंतर, हमने कल की क्लास में डिस्कशन करा था लवणता कि जहां जहां लवणता का अंतर होगा, लवणता के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर, आर्द्रता के आधार पर भी समुद्र की धाराओं की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। दूसरी बात, बाष्पीकरण प्रचलित पवनें, बिल्कुल सिर्फ तापीय भिन्नता जो मैंने अभी बताया, बाष्पीकरण प्रचलित पवनें जो होती हैं जो एक निश्चित समय के लिए चलती हैं, ये हम कह सकते हैं तापीय भिन्नता के समुद्र में आप देखेंगे कि हर जगह आप देखेंगे अटलांटिक महासागर के प्रशांत महासागर से हम अगर तुलना करें तो अटलांटिक महासागर का टेम्परेचर और प्रशांत महासागर, इंडियन ओशन, प्रत्येक महासागर का टेम्परेचर भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न अक्षांश पर अलग अलग पाया जाता है। इसी तरह अगर हम तलीय आकृति की बात करें, क्योंकि उनकी तलीय आकृति जो होगी वो हर जगह क्या मिलेगी, आपको भिन्न मिलेगी। मौसम परिवर्तन, बिल्कुल पृथ्वी पर प्रत्येक अक्षांश के आधार पर अगर हम देखेंगे तो मौसम में परिवर्तन होता रहता है। क्या हम नॉर्थ के अकॉर्डिंग या साउथ के अकॉर्डिंग, इसको हम पिछली क्लासों में बेहतर तरीके से आपके साथ डिस्कशन कर सके हैं। तो इस टॉपिक को आप पिछली क्लास से अगर देखेंगे तो बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है हर सब्जेक्ट की, तो आप सिक्वेंस वाइज अगर वीडियो को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर क्लियर होगा। दूसरी बात आती है ऋतु परिवर्तन, बिल्कुल सीधी बात भाई, समुद्र पृथ्वी का डायरेक्शन होती है और उसके अकॉर्डिंग रूट जो सूर्य के चारों ओर घूमती है उसके अकॉर्डिंग ऋतु में जो परिवर्तन होता है वो भी एक समुद्री धाराओं की उत्पत्ति का एक मुख्य कारण बनता है। इसी तरह पृथ्वी की परिभ्रमण शक्तियां, बिल्कुल सीधी बात, पृथ्वी का जो परिभ्रमण काल होता है जो मैं आपके साथ अभी डिस्कशन कर रहा हूं कि पृथ्वी भाई अपनी धुरी पर भी घूम रही है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर जो लगा रही है, इसके आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि समुद्र की जो धारा है उनकी उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर हमने अभी तक कुछ बातों को समझा। मेन बात तो ये थी कि ये परिचय के आधार पर हमने समझा कि महासागरीय धाराएं किसे कहा जाएगा। तो महासागरीय धाराएं वह धाराएं होती हैं जो एक निश्चित डायरेक्शन में जो चलती हैं उनको कहा जाता है। नमस्कार बेटा दीप सिंह, नमस्कार बेटा। ठीक, अब इनकी उत्पत्ति के कारण क्या है, तो ये सभी के सभी पॉइंट जो है समुद्र के अंदर जो सूर्य कहना चाहिए धाराएं जो बनती हैं उनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण बनता है। दूसरा बात है प्रभावित करने वाले कारक, कि इन धाराओं को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन से बिंदु होते हैं जो महत्वपूर्ण बनते हैं। अगर महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा पृथ्वी का आवर्तन, बिल्कुल पृथ्वी का आवर्तन सबसे महत्वपूर्ण कारण बनता है। वायुदाब एवं हवाएं, पृथ्वी पर जो वायुदाब और हवाओं का रुख होता है वो इसका मुख्य कारण बनता है प्रभावित करने के कारण। महासागरीय जल का घनत्व, क्योंकि हमने पिछली क्लास में देखा कि घनत्व हर लेवल पर क्या होता है, बदलता रहता है और हर महासागर का घनत्व अलग अलग लेवल पर पाया जाता है। और महासागरीय स्वरूप, प्रत्येक संपूर्ण कि प्रत्येक महासागर के संपूर्ण की बात करें तो उसमें भी आपको हर जगह क्या मिलेगी, भिन्नताएं पाई जाएंगी। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो बात आती है महासागरीय धाराएं, कि कौन कौन सी धाराएं हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जरा समझिए। देखिए सबसे पहले बात आती है गर्म धारा। अब आप मैप में देखेंगे तो मैप में हम कैसे डिसाइड करें कि वो धारा गर्म होगी या ठंडी धारा होगी। नाम तो हमें याद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा मैपिंग को देखना पड़ेगा, उसके बाद हम सही से पहचान पाएंगे कि वो धारा ठंडी होगी या गर्म होगी। और 4-5 बार अगर हम मैपिंग कर लेंगे तो एग्जाम में ये कंफर्म है कि आपको याद रहेगा कि वो कैसे बने। देखिए अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी पर ध्यान रखना भूमध्य जो रेखा है, भाई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो गतिशील धाराएं होती हैं, तो बात को जरा समझें। मैंने भी बताया कि एक तो धारा वो होती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। भूमध्य रेखा का जो टेम्परेचर है, वहां का तापमान है, वो पृथ्वी पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा माना जाता है, सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहां पर सीधा सीधा लंबवत आपको मिलता है। इस आधार पर कि भूमध्य रेखा से और ध्रुवों की ओर जो धाराएं चलती हैं वे सभी की सभी धाराएं कैसी होती हैं, गर्म धाराएं होती हैं। दूसरी बात, तो गर्म धाराएं कौन सी धाराएं बेटा, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगी, उनको हम गर्म धाराओं की कैटेगरी में रखेंगे। और ये जल के तापमान में वृद्धि करती हैं। बिल्कुल भाई, जल के तापमान में वृद्धि करने का मुख्य कारण है सूर्य के प्रकाश का सीधा पड़ना और एक निश्चित समय और ज्यादा समय तक पड़ना। यह भी कंफर्म है कि सूर्य का टेम्परेचर यहाँ पर सबसे ज्यादा समय तक रहता है और दिन की रात्रि
समय भी देखें तो वो समान रूप से बैठता है, लेकिन अवधि के आधार पर भी देखा जाए तो यहाँ पर एक उमस बनी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में हमेशा जो धाराएं पाई जाएंगी वो गर्म धाराएं पाई जाएंगी। दूसरी बात, अब बात आती है कि ठंडी धारा क्या होगी। ठंडी धारा की अगर हम बात करते हैं तो ठंडी धारा इसका अपोजिट भाग हो जाएगा कि पृथ्वी पर ध्रुवों से अगर हम देखें, अगर आप ध्रुवों से आप भूमध्य रेखा की ओर अगर चलती हैं वो धाराएं, तो ऐसी धाराएं जो आप ये कहें कि भाई नॉर्थ पोल या साउथ पोल से भूमध्य रेखा की ओर जो धाराएं चलेंगी, उन धाराओं को अगर हम कहेंगे तो नॉर्थ और साउथ पोल से जो आपकी भूमध्य रेखा पर जो भूमध्य रेखा की तरफ जो रेखा धाराएं चलती हैं, उनको हम कहेंगे ठंडी धारा के नाम से जानेंगे। तो इतना तो हमें कंफर्म हो गया कि ठंडी और गर्म धारा का अगर हम मैपिंग हमारे सामने आए तो इतना तुम आइडिया लगा सकते हैं कि वो धारा ठंडी होगी या गर्म होगी। अभी हम ये भी देखेंगे कि उनको कैसे याद करना है। तो ये बात क्लियर होगी कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर गमन करना जो होगा, वो सभी धाराएं जो होंगी वो आपकी गर्म धाराएं, ठंडी धाराओं के अंतर्गत आएंगी और जल के तापमान में क्या करती हैं, कमी करती हैं। ये बात भी स्पष्ट है। दूसरी बात आती है इनकी विशेषता कि इनकी विशेषता क्या है। विशेषताओं की बात करेंगे तो विशेषता स्पष्ट होती है कि विषुवतीय प्रतिधाराओं के प्रभा धाराओं के अभिसरण से इनका संबंध स्थापित होता है। दूसरा, महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ जो होता है वो संचलन के तौर पर रहता है। इनका महत्व क्या है, इन धाराओं का पृथ्वी पर क्या महत्व, क्या रीजन है, ये धाराएं क्यों बनती हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो पृथ्वी के ताप संतुलन में सहायक होती हैं, क्योंकि ये निश्चित डायरेक्शन में चलती है, निश्चित समय के लिए चलती है। तो ये क्लियर है कि वहां पर एक टेम्परेचर बनाए रखती है, पृथ्वी के सामान्य टेम्परेचर को बनाए रखने में ये मुख्य सहायक होती है। गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के संकरण क्षेत्र प्रमुख मत्स्य क्षेत्र होते हैं। बिल्कुल भाई, जहां पर ठंडी और गर्म धारा आकर मिलती है, तो जहां पर ठंडी और गर्म धारा जाकर मिलेंगी, वहां पर हमेशा जो केंद्र बनेगा वो आपका मत्स्य का क्षेत्र बनेगा, मछली पालन का क्षेत्र बनेगा। जैसे हम जापान में उसको देख सकते हैं या नॉर्थ अमेरिका के भाग को भी यहां पर देखा जाता है कि वहां पर ठंडी और गर्म धाराएं जब आकर मिलती हैं, तो ठंडी और गर्म धाराएं जब आकर मिलती हैं तो एक लवण बनता है जो मछली को काफी अटैच लगता है, और वहां पर मत्स्य पालन का उत्पाद व्यापार बड़े स्तर पर किया जाता है। समुद्रीय परिवहन बंदरगाहों के आवागमन में क्या होती हैं, ये सहायक होती हैं। दूसरी बात, अब आइए आपके प्रश्न पर आते हैं। जितना अभी तक हमने समझा है उसके आधार पर इसमें कौन कौन से प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले आता है विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है। ये आईएएस प्री 2015 का ये आपका प्रश्न है, तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही और सटीक आंसर क्या हो सकता है। जी, सभी लोग बताएंगे कि सर इस क्वेश्चन का सही आंसर ये वाला रहेगा। एक बार मुझे क्लियर कर देंगे बेटा, साउंड वगैरह बिल्कुल क्लियर है? यस, बिल्कुल। देखिए बात को जरा समझे, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। जी नमस्ते बेटा, नमस्ते। फर्स्ट का भी फर्स्ट क्लियर है, बहुत बेहतरीन। चलिए आगे बात को समझते हैं बेटा। तो विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूर्णन के आधार पर होती है। दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण या कन्वर्जेशन जिसको बोला जाता है वह होता है। जल की लवणता में अंतर पाया जाता है, इस आधार पर किया जाता है। या विषुवत वृत्त के पास प्रशांत मंडल मेघल या बेल्ट ऑफ कॉम का होना पाया जाता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, क्लियर है, वेरी गुड। तो देखिए बात को जरा समझें। यहां पर अगर हम देखें तो ये बिल्कुल पृथ्वी प्रतिधाराओं के पूर्व प्रतिभूति दो धाराओं के समान रूप से भिन्नताएं जो पाई जाती हैं, तो वो बैठेगा आपका दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण। दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण जो क्षेत्र आएगा वो इसके अंतर्गत आएगा। तो सही आंसर जो बनेगा वो आंसर क्या बनेगा बेटा आपका? बी आंसर बिल्कुल सही होगा।
देखिए बिल्कुल सही आंसर है भाई, दोनों बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया कि विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या दो विषुवतीय धाराओं के अभिसरण से ही संपन्न होती है। कैसे? उत्तर और दक्षिणी विषुवतीय धाराओं के अभिसरण के कारण ही इतनी अधिक जल राशि एकत्रित हो पाती है, जिससे पश्चिम से पूर्व की सामान्य ढाल बन जाता है। तो ये बात को जरा समझेंगे कि उत्तर और दक्षिणी विषुवतीय धाराओं के अभिसरण से, भाई उत्तर से और दक्षिण से जो धाराएं चलती हैं उनकी वजह से क्या होता है, जो जल एकत्रित होता है उससे पश्चिम से पूर्व की ओर समान ढाल बन जाता है और इसे क्षतिपूर्ति धारा के रूप में विषुवतीय धाराओं की उत्पत्ति के रूप में देखा जाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, जल की लवणता में अंतर और विषुवतीय वृत्त के पास प्रशांत मंडल मेघला की उपस्थिति विषुवतीय प्रतिधाराओं की प्रमुख प्रभाव में कोई भूमिका नहीं निभाता। तो इस बात को याद रखेंगे, अक्षांश का इसमें कोई भी, पृथ्वी का जो झुकाव है वो झुकाव इस पर कोई भी प्रभाव नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बेटा, जो आईएएस प्री 2002 का ये प्रश्न आपका है। प्रश्न कह रहा है आपसे कि बताइए निम्नलिखित कथनों पर कीजिए विचार। पहला कह रहा है कि महासागरीय धाराएं, महासागर में जल का मंद और भूपृष्ठ संचलन होता है। दूसरा, महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। तीसरा, महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। महासागरीय धाराएं महासागर संपूर्ण द्वारा प्रभावित होती हैं। तो जल्दी से बताएंगे बेटा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा बैठेगा। ऑप्शन आपके सामने है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, या सभी ऑप्शन सही होंगे। तो जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सटीक आंसर क्या बनता है। ऑप्शन आपके सामने है कि इसमें डिस्कशन जो करना है महासागरीय धाराओं को लेकर बात की जा रही है। अभी हमने समझा कि महासागरीय धाराएं क्या हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है और इनका प्रभाव पृथ्वी पर क्यों, इनकी क्या आवश्यकता है। उस आधार पर अगर हम देखेंगे तो बात क्लियर होती है कि महासागरीय धाराएं महासागरों में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होता है। बिल्कुल सही बात, जल का जो भूपृष्ठ है उनका संचलन प्रॉपर तौर पर होता है, बिल्कुल सही बात। दूसरा बात, महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं, बिल्कुल सहायक होंगी, एक निश्चित डायरेक्शन में चलती हैं। और अभी हमने देखा कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो चलेंगी तो वो गर्म धाराएं होंगी और ध्रुवों से, और अगर आपकी भूमध्य रेखा की ओर चलेंगी तो वो क्या रहेंगी, आपकी ठंडी धाराएं होंगी। और इनके डायरेक्शन एक निश्चित दिशा की तौर बनी रहती है, जिसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर एक समान एवरेज बना रहता है। दूसरी बात, ये भी बिल्कुल सही बैठता है, महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं, बिल्कुल होती है, निश्चित समय की जो पवनें होती हैं उनके आधार पर ये हमेशा चलायमान रहती हैं। दूसरा बात, महासागरीय धाराएं महासागर संपूर्ण द्वारा प्रभावित होती हैं, ये भी सही है। तो रावत जी का भी आंसर सही आया और बेटा दीप सिंह का भी आंसर सही है बेटा, तो बिल्कुल सही आंसर है दोनों बच्चों का, डी इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा बेटा, वेरी गुड। चलिए आइए व्याख्या को जरा समझते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि आपने आंसर जो दिया दोनों बच्चों ने, डी बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। देखो बेटा इसको और समझते हैं। अगर देखा जाए तो महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती हैं, ये एक निश्चित दिशा में ही क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं, और इनका वेग से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक होता है। इनका वेग जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, इनका वेग कितना होता है भाई, इनका वेग 2 से लेकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक होता है, जो समुद्र की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। रीजन क्लियर है कि धाराओं की दिशा एक तो निश्चित होती है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर ये प्रभावित रहती है। ये धाराएं केवल तटीय भाग को ही प्रभावित करती हैं, बिल्कुल। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। उत्तरी अटलांटिक प्रभाव और प्रशांत प्रभाव इसके मुख्य तौर पर उदाहरण माने जा सकते हैं। जबकि महासागरीय धाराएं महासागर संपूर्ण द्वारा प्रभावित होती हैं, क्योंकि सागरीय जल में पाए जाने व उच्चवास के कारण ये धाराएं प्रभावित होती हैं, और धाराएं पवन और पृथ्वी की आवर्तन गति को पूर्ण रूप से प्रभावित भी करती हैं। वेरी गुड। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न है आपका आईएएस प्री 2012 का, ये प्रश्न आपके लिए है बेटा। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कारकों पर विचार करना है कि कौन सा कारक सही बैठता है। पृथ्वी का आवर्तन, महासागरीय धाराओं को लेकर आपको इसका आंसर देना है। दूसरा, वायु दाब और हवा। तीसरा है बेटा महासागरीय जल का घनत्व, और ऑप्शन है आपके साथ पृथ्वी का परिक्रमण। उपरोक्त में से कौन सा कारक
महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। हमने अभी क्लास की जब शुरुआत करी थी तो इस टॉपिक पर हमने ये भी देखा था कि महासागरीय धाराओं को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन क्या बन सकता है। ऑप्शन है आपके सामने 1 और 2, 1 2 3, 1 और 4 या 2 3 4। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या बन सकता है। जी जल्दी से आंसर देंगे कि सर इस क्वेश्चन का सही और सटीक ऑप्शन ये वाला है। जी 1 2 3 दीप बेटे ने आंसर दिया, दीप ने आंसर दिया थर्ड का बी। अच्छा बी आंसर होगा। देखते हैं बेटा, देखिए पृथ्वी का आवर्तन, बिल्कुल पृथ्वी का आवर्तन और परिभ्रमण जो है दोनों ही इसके मुख्य कारक बनेंगे। बिल्कुल सही आंसर है बेटा, बिल्कुल वेरी गुड। दूसरा है वायु, दाब और हवा, बिल्कुल ये भी सही है। महासागरीय जल का घनत्व, क्योंकि हर जगह जल का घनत्व भी डिपेंड करता है और इसकी लवणता, दोनों ही कारक मूलतः प्रभावित करेंगे, ये भी सही है। पृथ्वी का परिभ्रमण, परिक्रमण की बात करें तो पृथ्वी का जो परिक्रमण है वो इसको प्रभावित पूर्णतः नहीं करेगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये आपका गलत बैठेगा। से प्रभावित जो करेगा वो क्या करेगा, आवर्तन करेगा। तो आपका आंसर बनेगा पहला, दूसरा, तीसरा। रावत जी का आंसर सही है, दोनों बच्चों का आंसर सही है। देखिए बात को जरा समझते हैं। आगे देखें तो ऑप्शन है आपके सामने, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है और विचार कर कर बताइए कि सही आंसर क्या होगा। यदि किसी मैदानी क्षेत्र का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंचाया जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, यदि किसी पहाड़ी क्षेत्र का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, पहला दूसरा होना चाहिए बेटा। ऑप्शन आपके सामने है केवल एक, केवल दो, ना तो एक और ना दो। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या बन सकता है। क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, जल्दी से दें जी, फटाफट देंगे। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए कि ये हीट वेव होता क्या है। पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि हीट वेव किसे कहा जाता है। जल्दी से आंसर दें बेटा। देखिए हीट वेव यहां पर ऑप्शन दिया है, किसी मैदानी क्षेत्र का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तब हम कहते हैं। देखिए कम से कम जो टेम्परेचर है वो 30 नहीं होना चाहिए। ये बात तो क्लियर है कि हीट वेव जो होगा वो आपका क्या होगा, किसी मैदानी क्षेत्र पर अधिकतम जो तापमान होगा वो कम से कम 30 डिग्री नहीं होना चाहिए या इससे अधिक तक पहुंच जाता है। तो अधिकतम जो पहुंच जाता है उसमें बात करें तो कम से कम पहले हम समझेंगे, कम से कम यहां बेटा 30 नहीं होगा, कितना होगा, 40 डिग्री होगा। 40 डिग्री या इससे अधिक होना चाहिए। ठीक, तो ये बात क्लियर होगी। दूसरा, यदि किसी पहाड़ी क्षेत्र का अधिकतम तापमान, तो पहाड़ी क्षेत्र की बात ही नहीं होगी, वो बात जो होगी वो बात किसकी होगी, किसी मैदानी क्षेत्र की बात होगी। मैदानी क्षेत्र का जो टेम्परेचर है जो 40 डिग्री या उससे अधिक पहुंचेगा उसको हम इसके क्षेत्र के इसके अंतर्गत रखेंगे। तो ये भी गलत है। तो ना तो पहला सही है और ना ही सेकंड, दोनों ही ऑप्शन इसमें गलत बैठते हैं। आइए जरा समझ लो बेटा, बिल्कुल आंसर है इसका डी। हीट वेव के संबंध में कोई भी कथन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है अब जरा समझेंगे। क्योंकि किसी मैदानी क्षेत्र का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री इससे अधिक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि हीट वेव किसे कहेंगे। हीट वेव कहा जाता है कोई मैदानी भाग हो और जहां का टेम्परेचर कम से कम 40 हो और 40 से ज्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 40 कम से कम होना चाहिए, उस मैदानी भाग को बोला जाता है आपका हीट वेव के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी क्षेत्र का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या उससे अधिक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव भी माना जाता है। कम से कम 30 होना चाहिए, लेकिन वहां ऑप्शन ज्यादा दे रखा है। उल्लेख है कि हीट वेव किसी दिए गए क्षेत्र का तापमान सामान्य औसत से अधिक होना चाहिए। तो हीट वेव कंफर्म तौर पर हम ये कहें कि वह क्षेत्र होना चाहिए जहां का टेम्परेचर जो है 40 और 30 पे डिपेंड करेगा। अब दोनों बातों को समझेंगे। देखो बेटा, मैदानी भाग जो होगा, जो आपका मैदानी भाग होगा, मैदानी भाग में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा होना चाहिए, तब हम उसको क्या नाम देंगे, तब उसको बोला जाएगा आपका हीट वेव। दूसरा, पहाड़ी भाग जो होगा, जो पहाड़ी क्षेत्र होगा, पहाड़ी क्षेत्र का टेम्परेचर कम से कम 30 डिग्री या इससे ज्यादा हो जाएगा तो उस क्षेत्र को रखा जाएगा हीट वेव के क्षेत्र पर, विशेष टेम्परेचर के तौर पर ये आता है। आइए
अब हमारी है महासागरीय धाराएं, कौन से सागर में कौन कौन सी धाराएं हैं उनको जरा समझेंगे, इनको जरूर याद रखेंगे कि ये धाराएं कौन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। देखिए, सबसे पहले उत्तरी प्रशांत महासागरीय धाराओं की बात करेंगे। उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराओं की अगर हम बात करते हैं तो यह धारा स्पष्ट होती है। सबसे पहले गर्म धारा, तो गर्म धाराओं की बात करेंगे उत्तरी प्रशांत महासागर में, तो उत्तरी प्रशांत महासागर में वह धाराएं जो भूमध्य रेखा से कहां आपके ध्रुवों की ओर जा रही होंगी, उन धाराओं को हम क्या बोलेंगे, गर्म धाराओं की कैटेगरी में रखेंगे। और उसमें सबसे पहले जो धारा आएगी वो धारा आपकी आएगी, जरा मुझे बताएं क्या बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है बेटा, जूम करने की जरूरत तो नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपकी धारा आ रही है वो धारा है आपकी गर्म धाराओं में उत्तरी प्रशांत धारा। पहली धारा कौन सी है, उत्तरी प्रशांत धारा। फिर है आपकी उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, अलास्का की धारा, यूरेशिया की धारा, एलुसियन की धारा। ये सभी की सभी धाराएं क्या हैं, आपके उत्तरी प्रशांत महासागर की सभी धाराएं जो आएंगी आपकी गर्म धाराओं के अंतर्गत आएंगी। जबकि ठंडी धाराओं की बात करें तो ठंडी धारा कौन सी होगी भाई, जो ध्रुवों से हमारे, जो ध्रुवों से कहां की ओर चलेगी, भूमध्य रेखा की ओर चलेंगे, उन धाराओं को हम ठंडी धाराओं के अंतर्गत रखेंगे। जैसे कैलिफोर्निया की धारा, ओखस्टक की धारा, ओयासियो की धारा। ये तीन धाराएं इंपॉर्टेंट धाराएं हैं और ये धाराएं कैसी हैं, ठंडी धारा हैं जो उत्तरी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आती है। दूसरा, दक्षिणी प्रशांत महासागर में अगर हम बात करते हैं, दक्षिणी प्रशांत महासागर में देखेंगे तो सबसे पहले गर्म धाराएं, तो वे कौन कौन सी हैं, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, अल नीनो की धारा, कैल्वियन की धारा और विपरीत विषुवत रेखीय धाराएं। ये सभी की सभी धाराएं आपकी दक्षिणी प्रशांत महासागर की गर्म धाराओं के रूप में आती हैं। इसी तरह जब हम इसकी ठंडी धारा की बात करेंगे तो दक्षिणी प्रशांत प्रवाह की धारा, पेरू या हम्बोल्ट की धारा जो आपकी दक्षिणी अमेरिका में चलती है, ला नीनो की धारा, ये सभी धाराएं जो हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर की ठंडी धाराओं के रूप में यहां पर इनको काउंट किया जाएगा। आगे देखिए, आगे अगर हम देखें तो और कौन कौन सी धाराएं हैं। अब आती है हमारी कि एक शब्द आया है अल नीनो। ये अल नीनो होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है और इसको मेंस में भी पूछा जाता है और प्री में तो इसका आता ही आता है। देखिए, अल नीनो, इसका अन्य नाम करें तो विपरीत धारा के नाम से इसको जाना जाएगा। या तो हम एल नीनो बोलते हैं या इसको विपरीत धारा बोलते हैं। मतलब जो धारा हमने पढ़ा कि भाई भूमध्य रेखा से विषुवत रेखा की ओर जा रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाए, विपरीत हो जाए। कहने के लिए ठंडी होनी चाहिए लेकिन बन क्या रही है, गर्म, और बननी चाहिए ठंडी और बन क्या रही है, गर्म, गर्म या ठंडी, मतलब पोजीशन उनकी चेंज हो रही है। जबकि रूल ये कहता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली धाराओं को क्या बोला जाता है, ये हम समझ चुके हैं। इनकी उत्पत्ति की बात करेंगे तो उत्पत्ति चिली और पेरू तट से दूर शीतल जल की उत्प्रवाह से उत्पत्ति होती है। मतलब अगर हम इसको अब देखें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति जो होती है वो उत्पत्ति लगभग आप ये मान के चलिए, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका में लगभग ये वाला जो क्षेत्र है इसके आसपास जाकर इसकी क्या होती है, यहां पर उत्पत्ति होती है। अव्यवस्थित अंतराल पर उत्पत्ति होती है। यही मेन रीजन है जो मानसून को बनाने में मुख्य सहायक भी होता है। दूसरी बात अगर हम देखें, इसकी विशेषता क्या है, महासागरीय जल का ताप बढ़ाने वाली परिघटना को बोला जाता है। महासागरीय ताप बढ़ाने वाली परिघटना, अगर महासागर में तापमान बढ़ रहा है तो तापमान बढ़ने का जो कारण होगा वो कारण क्या होगा, एल नीनो होगा। बात समझ रहे हैं? वायुमंडलीय तुल्य दक्षिणी दोलन पर प्रभावित करता है। कम लवण जल और अपेक्षाकृत कोष जल का वहन इसके अंतर्गत होता है। जहां भी अल नीनो बनेगा वहां क्लियर है कि कम लवणता पाई जाएगी और अपेक्षाकृत करा जाए तो कोष जल वहन की क्षमता वहां पर पाई जाती है। इसका प्रभाव क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, प्रभाव की बात करें तो प्लवकों की मात्रा में कमी होगी। मतलब प्लवकों की मात्रा में अगर कमी होगी तो क्षेत्र में जलीय जीव जंतुओं की संख्या भी कम पाई जाएगी।
कि प्लवक का मतलब है जल के अंदर ऑक्सीजन को बनाए रखना, और जब वो होगा नहीं तो ये कंफर्म है कि जलीय जीव वहां पर प्रभावित होंगे। दूसरा, मछलियों की संख्या में कमी होगी, बिल्कुल होगी बेटा, क्योंकि जब प्लवक वहां पर नहीं पाए जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, तो मैंने कहा जलीय जीवों को यह पूर्णतः प्रभावित करेगा। जल के वाष्पन में अनियमितता पाई जाएगी। अटलांटिक महासागर में ह्रासमान भ्रमंजन उत्पन्न होता है और दक्षिण एशिया में शुष्क मानसून का यह कारण बनता है। तो मैंने कहा कि ये मुख्य कारण जो बनता है वो मानसून का बनता है। तो दक्षिण एशिया के लिए जो मानसून बनता है वो मानसून कहां से बनता है? पेरू और चिली के तट से बनता है, या हम ये कह सकते हैं कि पेरू के तट से बनता है। और पेरू से तट से बनने का कारण क्या है? बनने का कारण है आपका एल नीनो। मैं मानता हूं ये बात क्लियर हो रही होगी। दूसरी बात अगर हम करें, दूसरा होता है आपका ला नीनो। दूसरा कौन सा ऑप्शन है? ला नीनो। कि ला नीनो क्या होता है? ला नीनो की बात करें तो एल नीनो की छोटी बहन। एल नीनो की बात करें तो जल का विपरीत दिशा को बोला जाएगा। छोटी बहन का मतलब कि ये जो होता है इसकी उत्पत्ति अगर हम देखें तो उत्तरी प्रशांत महासागर में एल नीनो प्रभाव समाप्त हो जाता होने के कारण पश्चिमी प्रशांत महासागर में क्या होती है? इसकी उत्पत्ति होती है। इसकी विशेषता देखें तो एक प्रतिसागरीय धारा है और आर्द्र मौसम को यह जन्म देती है। छोटे समय के लिए जो मौसम वर्षा होती है, जैसे अगर हम देखें तो 4-5 दिन पहले एक हल्की सी वर्षा हुई थी, रात में ओले गिरे थे, अचानक वर्षा जो हो जाती है, अचानक वर्षा होने का कारण यह होती है, और भारत में ये बनने का कारण जो बनता है, ये वर्षा जो बनती है ये आपके अरब सागर से बनती है। इसको हम मानसून में सही से पढ़ेंगे। इसका प्रभाव देखा जाए तो इंडोनेशिया और सीमावर्ती भागों में सामान्यतः अधिक वर्षा करता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून अधिक सक्रिय, भारत में सामान्य से अधिक वर्षा जो होती है, तो वर्षा होने का जो कारण माना जाएगा वो ला नीनो माना जाएगा। जैसे इस बार वर्षा को देखा जाए तो और वर्ष के मुकाबले ज्यादा वर्षा हुई, तो भारत में मानसून को बनाए रखना और अधिक से ज्यादा वर्षा होने का कारण क्या होगा? ला नीनो होगा। मैं मानता हूं दोनों बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर है तो एक बार यस लिख देंगे कि यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। आइए प्रश्नों पर जरा चर्चा करते हैं। अभी हमने जितनी भी महासागरीय धाराओं और ला नीनो और एल नीनो से संबंधित जो भी हमने पॉइंट अभी पढ़े हैं उनसे रिलेटेड प्रश्नों पर देखते हैं कि बात क्लियर होती है नहीं। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? महासागरीय धाराओं की बात करेंगे क्योंकि अभी हमने महासागरीय धाराओं को पढ़ा, और महासागरीय धाराओं को अगर देखा हमने तो हमने ये चीज नोट करी कि हम ये कह सकते हैं कि उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराओं को यहां पर देखा गया। तो बताइए कौन सी धारा है जो महासागरीय धाराओं में जो प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं होगी? तो जल्दी से बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। जी रावत बेटा, वेरी गुड। तो देखिए यहां बात को जरा समझें। अभी हमने कैलिफोर्निया की धारा भी पढ़ी, हम्बोल्ट की धारा भी पढ़ी और क्यूरेशिया की भी धारा पढ़ी। तो यहां पर अगर देखें तो ये तीनों धाराएं जो हैं आपकी प्रॉपर तौर पर प्रशांत महासागर की धारा बनती है। लेकिन अगर देखा जाए कैनारी धारा, कैनारी धारा प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। कैनारी धारा ठंडी धारा है। पहली बात तो कैनारी धारा कैसी है? ये एक ठंडी धारा है। अब बात आती है कि ये ठंडी धारा है कहां की? तो ठंडी धारा अगर देखें तो ये तीन धाराएं तो आपकी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ये वाली धारा जो आएगी वो आपकी अटलांटिक महासागर की धारा है। तो अटलांटिक महासागर की धारा है ये, और ये कैसी धारा है बेटा? ये आपकी ठंडी धारा है। तो यहां से पूछ रहा है कौन सी धारा है जो प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, तो सही आंसर होगा आपका ए। इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। नहीं बेटा दीपक, ठीक है ना? आइए बात को जरा समझो। अभी तो पढ़ा था क्यूरेशिया की धारा, अभी 2 मिनट पहले डिस्कशन करा है वहां पर हमने। तो बिल्कुल सही आंसर हुआ कि सर आंसर ए होगा भी कैनारी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। देखिए ये अटलांटिक महासागर की धारा, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक, कैनारी एक ठंडी धारा है जो उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सारे मडरिया और कैप वर्ड के बीच प्रभावित होती है। इस धारा की गति 8 से लेकर 30 मील प्रतिदिन होती है। क्यूरेशियाई गर्म धारा जलधारा है, कैलिफोर्निया एक ठंडी जलधारा है, और हम्बोल्ट एक ठंडी जलधारा है जिसे पेरू धारा के नाम से भी जाना जाता है। और तीनों महासागरीय धाराएं प्रशांत महासागर के। कोई बात नहीं बेटा, दीप बेटा कोई बात नहीं, ठीक है ना? आइए अगले प्रश्न पर आइए, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से आंसर दे रहा है। यूपीपीसीएस प्री 2009 का प्रश्न बेटा आपके सामने आया है। बताना है निम्नलिखित कौन सी एक गर्म सागरीय धारा है?
अभी हमने प्रशांत महासागर फिलहाल हमने पढ़ा है। उसके आधार पर हमें यह बताना है कि कौन सी धारा है जो आपकी गर्म धारा के अंतर्गत आएगी। ये जल्दी से बताएंगे। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, वेंगुला की धारा या पेरू की धारा। जल्दी से बताएंगे कि इसमें कौन सी धारा है जो आप ये कह सकते हैं गर्म धारा के अंतर्गत आएगी। यूपी पीसीएस प्री 2009 का ये प्रश्न है। देखिए दो धाराएं इसमें, एक तो ऑस्ट्रेलिया की धारा है। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे बेटा तो ये बिल्कुल क्लियर है कि यहां पर जब दो धाराओं की बात हो रही है तो एक पूर्वी धारा है और एक आपकी दक्षिणी धारा है। देखिए यहां अगर देखें तो एक तो पूर्वी धारा दे रखी है, ये आपकी पूर्वी धारा होगी, और एक धारा आपकी दे दी हमने पश्चिमी धारा। ठीक है ना, ये पूर्वी धारा हो गई और ये पश्चिमी धारा हो गई। पश्चिमी धारा जो है ये वो धारा होती है जो आपके भारत ऑस्ट्रेलिया में मानसून को लाने में भूमिका निभाती है, जिसको बिली बिली चक्रवात जो आता है वो चक्रवात को डायरेक्शन चेंज कर देती है और ये मानसून आपका ऑस्ट्रेलिया का यहां पहुंच जाता है और ये वाला क्षेत्र जो है वर्षा विहीन रह जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर भाग जो है ये 9 शहर जो है यहाँ पर मुख्य लोग निवास करते हैं। तो ये धारा जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ये धारा कैसी है? ये ठंडी धारा है। और पूर्वी धारा जो होगी आपकी, ये पूर्वी धारा, ये धारा कौन सी होगी? ये आपकी गर्म धारा होगी। सॉरी, हाँ पूर्वी धारा जो होगी वो आपकी गर्म धारा होगी क्योंकि यहाँ पर मानसून बनता है। और प्रॉपर तौर पर सही आंसर होगा आपका ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर ए आंसर होगा। दीप सिंह वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आइए, तो बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा आपने, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हुआ। और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा एक गर्म सागरीय धाराओं के रूप में जानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के बहाने कारण इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गर्म धारा अथवा न्यू साउथ वेल्स की धारा कहकर पुकारा जा सकता है। न्यू साउथ वेल्स की धारा क्यों कहा जाता है? न्यू साउथ वेल्स की धारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये वाला जो भाग है ये न्यू साउथ वेल्स का राज्य है। ये एक राज्य का नाम है जिसको न्यू साउथ वेल्स के नाम से जाना जाता है और इस राज्य के नाम पर भी इस धारा का नाम रखा जा सकता है। तो इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा या न्यू साउथ वेल्स की धारा भी कह सकते हैं। पापुआ न्यू गिनी के समीप दक्षिण के में विषुवती धाराओं दो भागों में विभक्त हो जाती है। इसकी दक्षिणी शाखा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ बहती है और इसके बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो बेंगुला धारा तथा पेरू ठंडी धारा के जलधारा के रूप में प्रभावित होती है। आइए अगला प्रश्न आपसे है, मध्य प्रदेश पीसीएस प्री 2014 का यह प्रश्न आपके लिए है। बताइए, चिली व पेरू के तट के सहारे चलने वाली शीत धारा का नाम बताइए। क्या होगा? सर इसका आंसर तो हम दे देंगे क्योंकि अभी अभी इस पर हमने काफी देर से डिस्कशन भी कर रहे हैं, ये तो हमें पता होगा। हम बोल्ड की धारा कहलाएंगे उसको, कैनारी की धारा कहा जाएगा, एल नीनो कहा जाएगा, ये अगुलहास की धारा कहा जाएगा। जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बन सकता है। जी जल्दी से आंसर दें कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर सर ये वाला ऑप्शन रहेगा। जी देखिए अभी हमने देखा भाई कैनारी धारा अभी हमने पढ़ी कि अटलांटिक महासागर की धारा है, पहली बात तो ये बिल्कुल सही हो गई। अब पेरू और एल नीनो क्या होता है ये हमने समझ लिया, जल की जो विपरीत धारा होती है ये इसके अंतर्गत आते हैं। अगुलहास की धारा इसके अंतर्गत बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि पेरू तट पर जो मानसून बनने का मुख्य कारण होता है वो कारण तो ये होता है, लेकिन जब वो धारा की बात करेंगे तो वो धारा कौन सी होगी? आपकी हमबोल्ट की धारा इसके अंतर्गत आता है। दीप सिंह का आंसर बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आइए बेटा समझते हैं, बिल्कुल सही आंसर है बेटा दीप का कि आंसर इसका सर ए होगा। और चिली और पेरू के तट के सहारे चलने वाली ये शीत धारा जो हो इसको हम हमबोल्ट की धारा के नाम से जानते हैं। इसे पेरू धारा अथवा पेरुवियन धारा के नाम से भी जाना जाता है। हमबोल्ट प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी महासागरीय धारा है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे देखा जाए तो दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्या होती है? ये प्रभावित होती है। इसके तापमान तथा लवणता दोनों कम पाए जाते हैं और तट से सागर की ओर जाने के कारण इसका तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा हमबोल्ट की धारा। बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए झारखंड पीसीएस प्री 2003 का प्रश्न और यूपी पीसीएस प्री 1995 का प्रश्न। 2 बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा होगी? ठंडी धारा पूछी जा रही है कि इसमें से ठंडी धारा कौन सी है।
ऑप्शन है बेटा पेरुवियन, जिसे हमबोल्ट की धारा के नाम से जाना जाता है, क्यूरेशियो, गल्फ स्ट्रीम या ब्राजील। तो जल्दी से बताएंगे कि इसमें कौन सी धारा है जो आपके लिए प्रॉपर तौर पर हम ये कह सकते हैं वो शीत धारा के नाम से जानी जाएगी। जल्दी से फटाफट बच्चे आंसर दें। देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो अभी अभी हमने चर्चा करी कि हमबोल्ट की धारा जो है वो कैसी धारा है, ठंडी धारा है। पिछले प्रश्न में अभी बेटा चर्चा करी है, हमबोल्ट की धारा कैसी धारा है, आपकी ठंडी धारा होगी। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा भाई दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे ये चलती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही आंसर है बेटा इसका ए, जिसको पेरुवियन या पेरू चिली की धारा के नाम से भी जाना जाता है, या पेरुवियन धारा के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। और इसको हमबोल्ट धारा के नाम से भी जाना जाता है, जो कैसी धारा है, आपकी ठंडी धारा है, जो दक्षिणी अमेरिका में प्रभावित होती है। और ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सारे दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने वाली जल धारा है। इसके बाद अगर हम बात करें क्यूरोस या गल्फ स्ट्रीम और ब्राजील की धारा, ये उष्ण धारा है, मतलब गर्म धाराओं के रूप में आएगी। और महासागरीय धाराएं समुद्री तटों के तापमान को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। ये बात तो स्पष्ट है। आइए, जो महासागरीय धाराएं शेष तीन से भिन्न है वो बतानी है। मतलब इसमें तीन धाराएं लगभग एक जैसी हैं, हो सकता है ठंडी धारा के रूप में दी गई हो, गर्म धारा के रूप में दी गई हो, जबकि एक धारा जो है वो आपसे इसमें अलग है। तो कौन सी धारा होगी जरा बताएंगे कि भाई बेंगुला की धारा होगी, ब्राजीलियन की धारा होगी, दक्षिणी भूमध्य रेखा की धारा होगी, या पेरुवियन की धारा इसके अंतर्गत होगी। कौन सा ऑप्शन है जो आपको यह कहता है कि वो तीन से बिल्कुल अलग है? जी कोई बात नहीं बेटा, आप आराम से आंसर दीजिए, ध्यान से सुनिए और आंसर दें बेटा रावत, ठीक है? तो जल्दी से बताएं कि शेष तीन से भिन्न कौन सी है। मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ठंडी और गर्म धाराओं के आधार पर हमें इसको पहचानना है। तो हम यहां पर देखो देखो चीजों को हमने इस तरह से डिजाइन कराया देखो बुक में, ताकि आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाए। देखिए यहां पर पेरुवियन की धारा लिखी है बेटा, जिसको अभी हमने हमबोल्ट की धारा के नाम से भी जाना। तो ये तो हमें कंफर्म है कि ये धारा कैसी होगी, ये ठंडी धारा होगी। ये तो क्लियर, ये धारा कैसी होगी, ठंडी धारा। बेंगुले की धारा, ये धारा कैसी है, गर्म। भूमध्य रेखा लिखा है बेटा, तो भूमध्य रेखा की भी धारा कैसी होगी, गर्म धारा। ब्राजील लिखा है, ब्राजीलियन की धारा। ब्राजीलियन की बात करें तो ब्राजील को अगर देखेंगे तो बेटा ब्राजील जो है वो आप यहां से समझें कि भाई इससे दो व्रत होकर गुजरती है। भाई भूमध्य रेखा भी गुजरती है और आपकी ये रेखा भी, दोनों रेखाओं के मध्य से होकर ब्राजील यहां आता है। तो ब्राजील जो है दोनों गोलार्धों के मध्य में आता है। तो यहां भी धारा कौन सी चलेगी बेटा, गर्म धारा चलेगी। तो यहां भी गर्म, यहां भी गर्म। तो सही आंसर क्या हुआ, पेरू। ये धारा जो है शेष धाराओं से अलग है, क्योंकि ये ठंडी धाराएं, बाकी सभी धाराएं आपकी गर्म धाराओं के रूप में आएंगे। देखो दीप सिंह का भी आंसर सही हो बेटा, रावत का। सभी लोग आंसर दें, जो इस समय लाइव है सभी लोग आंसर देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है? सुनिए बेटा, तो व्याख्या डी बिल्कुल सही आंसर है। भी पेरुवियन की धारा शेष अन्य धाराओं में देखा जाए तो बेंगुला ब्राजीलो दक्षिणी भूमध्य रेखाओं धाराओं से भिन्न है, क्योंकि पेरुवियन की धारा का संबंध दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर है, जबकि शेष अन्य धाराओं का संबंध दक्षिणी अटलांटिक महासागर से। ये भी हम इस बात को कह सकते हैं। दूसरा, पेरुवियन धारा दक्षिणी महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर को प्रभावित होने वाली ठंडी जलधारा है, जबकि इन धाराओं को हम हमबोल्ट धारा के नाम से भी जानते हैं। आइए अगला प्रश्न है आपके सामने, जो बिहार पीसीएस प्री 2023 में फिलहाल विगत वर्ष में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एल नीनो धारा कहां प्रभावित होती है? एल नीनो धारा कहां पर प्रभावित होती है, कौन से सागर में यह धारा प्रभावित होती है? जल्दी से बताएंगे। प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, या इनमें से किसी के अंतर्गत प्रभावित नहीं होती? तो जल्दी से बताएंगे किसे बेटा इसका सही आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से आंसर दें। सभी लोग आंसर देंगे कि सर इसका सही और सटीक आंसर ये वाला ऑप्शन बनेगा। जी देखते हैं सबसे पहले आंसर किस बच्चे का आता है कि सर हमारा आंसर सबसे पहले आया। और देखिए मेरा आंसर ये रहा। जी बेटा देखिए डी आंसर आया है, वेरी गुड। देखो बेटा बात को समझा। एल नीनो हमने अभी पढ़ा था कि एल नीनो क्या है, समुद्र में धाराओं का एक घटना होती है जो मानसून को बनाए रखने में मुख्य भूमिका के तौर पर जानी जाती है। जो अभी हम देखें तो ये घटना जो बनती है पेरू और चिली के तट के आसपास बनती है। अब पेरू और चिली का तट अगर हम देखें तो अभी हमने दक्षिण अमेरिका बनाया था, और दक्षिण अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो ये पेरू और चिली का तट है बेटा, ये वाला।
ये वाले तट है, तो इस तट से इधर अगर हम आएंगे तो ये देखेंगे ये कौन सा सागर है। तो ये सागर कौन सा है आपका? प्रशांत महासागर है। कौन सा सागर है ये? प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर होगा तो सही आंसर होगा आपका प्रशांत महासागर। ए इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर बना। वेरी गुड। तो व्याख्या ए बिल्कुल स्पष्ट कह रही है कि एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो प्रशांत महासागर में प्रभावित होती है। एल नीनो प्रशांत महासागर के भूमध्य क्षेत्र की उस समुद्री घटना का नाम है जो आपके दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देशों के तटीय समुद्र जल से कुछ वर्षों के अंतराल पर घटित होती है। बिल्कुल क्लियर बात, उसी तट से प्रभावित होती है। ये समुद्र में होने वाली उथल पुथल है और इस समुद्र के सतही जल का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है और हर साल अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं 2 से 5 साल में ये घटित होती है। ये घटना कैसे घटित होती है? 2 से 5 साल में मौसम में जो बरसात में जो बदलाव होता है वो मौसम तौर पर देखा जाए तो इतने समय के बाद आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। यूपीपीसीएस प्री 2010 का ये प्रश्न आपके लिए है। बताना है एक नई प्रकार की एल नीनो जिसका नाम एल नीनो मोडोकी है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। सामान्य एल नीनो मध्य प्रशांत महासागर में बनती है जबकि एल नीनो मोडोकी पूर्वी प्रशांत महासागर में बनती है। दूसरा, सामान्य एल नीनो के परिणाम स्वरूप अटलांटिक महासागर में हार्समान भ्रमण उत्पन्न होता है परंतु एल नीनो मोडोकी परिणाम स्वरूप अधिक संख्या में और अधिक आवृत्ति के प्रवचन उत्पन्न होते हैं। तो जल्दी से बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो आपको सही लगता है। ठीक, देखिए यहाँ ऑप्शन नहीं है तो बात को जरा समझते हैं। देखिए अगर बात करें तो सामान्य एल, तो पहले ये बताइए इसमें 1 और 2 में से कौन सा ऑप्शन है जो आपको सही लगता है। जी देखिए यहाँ बेटा बात को जा समझे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि सामान्य एल नीनो का संबंध प्रशांत महासागर में बनता है। ये बात तो बिल्कुल सही लिखी है, ये बात तो पूर्णतः सही बनती है। लेकिन अगर देखा जाए कि एल नीनो मोडिको का पूर्वी प्रशांत महासागर में बनती है तो ये पूर्वी प्रशांत महासागर में नहीं बनता है। ये किस में बनता है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में बनता है। तो हम ये कहेंगे कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है। जबकि दूसरे ऑप्शन की बात करें, सामान्य एल नीनो के परिणाम स्वरूप अटलांटिक महासागर में हार्समान प्रभंजन उत्पन्न होता है। बिल्कुल ये हमें भी पढ़ा है हमने। और परंतु एल नीनो मोडिको का परिणाम स्वरूप अधिक संख्या में और अधिक आवर्ती के प्रभंजन उत्पन्न होते हैं। ये तो उत्पन्न होंगे चाहे भाई अटलांटिक महासागर में बने और उसके प्रशांत महासागर में बने, लेकिन उसके तट की बात करें तो प्रॉपर तौर पर पश्चिमी भाग पर ये प्रभावित करते हैं। तो इसका सही आंसर ये वाला बिल्कुल सही है और फर्स्ट वाला जो आपका गलत होगा। फिलहाल इसका आंसर जो बनेगा फिलहाल सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन वहां पर नहीं है। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें तो कई प्रकार के जिनका नाम एल नीनो या मोडोकी के संदर्भ में कथन सेकंड सही है। सामान्य एल नीनो के परिणाम स्वरूप अटलांटिक महासागर में हार्समान प्रभंजन उत्पन्न होता है परंतु एल नीनो मोडोकी परिणाम स्वरूप अधिक संख्या में और अधिक आवर्ती के प्रभंजन उत्पन्न होते हैं जिससे मौसमी दशाओं में क्या होता है? बदलाव आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहां पर हम बात करें तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है ना कि पूर्वी प्रशांत महासागर में। आईएएस प्री 2011 का यह प्रश्न है आपके लिए और बताना है इसका सही आंसर क्या बन सकता है। हाँ दूसरा सही है रावत बेटा, दूसरा सही है। दीप सिंह वेरी गुड बेटा, सेकंड सही है। यह संदेश है कि ऑस्ट्रेलिया में आई बाढ़ ला नीनो के कारण आई थी। यह एल नीनो से कैसे भिन्न है? मतलब हमें यह बताना है कि ला नीनो और एल नीनो में भिन्नता क्या है। हम ये तो जानते हैं कि एल नीनो को हम ला नीना जो होता है ला नीनो एल नीनो की छोटी बहन के रूप में हम इसकी बात कह सकते हैं, छोटे रूप में इसको देख सकते हैं। लेकिन भिन्नता की बात करें तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो भिन्नता को दर्शा रहा है? ला नीनो विश्वतीय हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान से चरित्रित होता है जबकि ला नीनो विश्वतीय प्रशांत महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान से चरित्रित होता है, उत्पन्न होता है। एल नीनो का एक भाग भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है परंतु किंतु ला नीनो का मानसून जलवायु पर कोई प्रभावित
नहीं करता तो आपको बताना है कि पहला सही है, सेकंड सही है, पहला दूसरा सही है, और डी ऑप्शन होगा आपका कि कोई भी सही नहीं है। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही ऑप्शन क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए बेटा, कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही और सटीक आंसर ये वाला रहेगा जो इसके अंतर्गत आएगा। जी जल्दी से बताएं, दोनों को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर बताएंगे इसका सही ऑप्शन कौन सा बन सकता है। तो देखिए बात को जरा समझें। ला नीनो विषुवत हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान से चरित्रित होता है, ठंडे से नहीं होता। ये मूलतः देखा जाए तो इसकी उत्पत्ति जो होती है वो गर्म प्रशांत विषुमध्य रेखा के, क्योंकि यहाँ बात हो रही है विषुवतीय हिंद महासागर, विषुवतीय क्षेत्र जो होगा वो ठंडा क्षेत्र नहीं होगा, कैसा क्षेत्र होगा आपका, गर्म क्षेत्र होगा। तो ये वाली बात तो यही गलत हो गई। एल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता। दक्षिण पश्चिमी मानसून को बनाने में मुख्य भूमिका रहता है, लेकिन उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता। ला नीनो मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभावित नहीं करता, करता है जो आपकी सर्दियों में बरसात होती है या अभी जो बरसात हुई थी उस पर जो प्रभावित करेगा, वो प्रभावित क्या करता है, ला नीनो करता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, ना तो पहला सही है और ना आपका सेकंड सही है। देखिए ऑस्ट्रेलिया से आई बाढ़ ला नीनो कुछ समय का प्रश्न है 2010 का। ला नीनो पश्चिमी प्रशांत महासागर में असाधारण रूप से ठंडे तापमान से चरित्रित होती है। इसकी उत्पत्ति तब होती है जब पूर्वी प्रशांत महासागर से एल नीनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है और पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर में असाधारण रूप से गर्म तापमान से चरित्रित होने वाली धारा जो होती है उसको एल नीनो कहा जाता है। तो ये प्रभावित जो होती है आपकी गर्म धारा से, गर्म टेम्परेचर से होती है, ना कि ठंडे टेम्परेचर से। एल नीनो का प्रभाव भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता है। इसके प्रभाव से भारत और ऑस्ट्रेलिया में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। तो भारत में अगर देखें मानसून की स्थिति तो बनती है, लेकिन वो मानसून ऐसा बनेगा जो बरसेगा नहीं, और उसकी वजह से सूखे की स्थिति आप देखेंगे दक्षिण भारत में जो सूखे की स्थिति बनती है, जिसकी वजह से वाटर लेवल आप चेन्नई का देखिए बिल्कुल नीचे चला गया। उसका मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण आपका क्या है, आपका एल नीनो है। इसके साथ ही ला नीनो का अभिप्रभाव अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के सीमावर्ती भागों में सामान्य रूप से अधिक वर्षा होता है और भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी सक्रिय को यह बनाए रखता है। तो भारत में जो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है उसको बनाए रखने में मुख्य भूमिका जो रहता है वो क्या बनाता है, ला नीनो बनाता है, जो प्रभावित करता है। लेकिन मूलतः तौर पर देखा जाए कि प्रभावित किस भाग को करेगा, तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में जो वर्षा होती है उसमें मुख्य भूमिका जो निभाता है वो आपका ला नीनो निभाता है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा, अब हमारी अगली धारा है आपकी, और वो धारा है अटलांटिक महासागर की धारा। अभी हमने प्रशांत महासागर की धाराएं पढ़ी और प्रशांत महासागर की धाराओं से संबंधित जो प्रश्न आपके बन सकते थे उन पर चर्चा करी। अब हम चर्चा करते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा। उसमें सबसे पहले आएगी गर्म धारा। तो हम ये तो समझ चुके हैं कि गर्म धारा कौन सी धारा होगी, गर्म वह धारा होगी जो आपकी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, उनको गर्म धारा बोलते हैं। और ठंडी धारा वह होती हैं जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, उनको हम ठंडी धाराओं के रूप में जानते हैं। तो अटलांटिक महासागर में जो धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगी उनमें पहली आती है उत्तरी विषुवत रेखीय धारा जो आपकी गर्म धारा है, कैरिबियन धारा जो आपकी गर्म धारा है, एंटीलीज की धारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नॉर्वे की धारा, इरमिंगर की धारा या रेनेल की धारा। ये सभी धाराएं कैसी धाराएं, ये सभी धाराएं आपकी गर्म धाराओं की लिस्ट में आती है। कौन से, उत्तरी अटलांटिक महासागर के भाग। जबकि ठंडी धाराओं की बात करेंगे तो लेब्राडोर की धारा और कैनारी की धारा, ये धारा जो है आपकी उत्तरी अटलांटिक महासागर में ठंडी धाराओं में आती हैं, और कैनारी धारा बहुत ज्यादा पूछी भी जाती है। इसी तरह अगर दक्षिणी अटलांटिक महासागर की बात करें तो उसमें जो आपकी गर्म धाराएं होंगी उन गर्म धाराओं की बात करेंगे तो दक्षिणी विषुवतीय रेखीय धारा, ब्राजील की धारा, गिनी तट की धारा और विपरीत विषुवत रेखीय धाराएं जो होंगी, ये सभी धाराएं आपकी गर्म धाराओं के रूप में आती हैं। इसी तरह ठंडी धाराओं की बात करेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर में तो पहली आएगी आपकी फॉकलैंड की धारा, वेंगुले की धारा, पश्चिमी पवन प्रवाह या दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के नाम से उसको हम संबोधित करेंगे। आइए इसके लेकर क्या क्या प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं जरा समझते हैं बेटा। बिहार पीसीएस प्री 2000 और बिहार पीसीएस प्री 1997 में ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न कह रहा है गल्फ स्ट्रीम क्या है।
खाड़ी में एक नदी है, एक महासागरीय धारा है, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है, या एक धरातलीय धारा के नाम से इसको जाना जाएगा। तो जल्दी से बताएंगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कि गल्फ स्ट्रीम ये होगी। अटलांटिक महासागर की धारा है ये। अच्छा बेटा, थैंक यू बेटा दीप सिंह बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। जहां भी कोई सुझाव हो तो आप बेटा सुझाव भी जरूर दें। जहां आपको लगता हो कि कमी है, उस कमी पे भी और बेहतर हम काम करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा लगता है आप लोगों के इस तरह के मैसेज आते हैं तो थोड़ी एनर्जी आ जाती है और क्लास पढ़ाने में आनंद भी आता है, ठीक है। चलिए बेटा, तो गल्फ स्ट्रीम की अगर आप बात करें तो गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है बेटा, ये क्लियर है, गर्म धारा। और ये गर्म धारा है, तो गर्म धारा कहां की है, प्रशांत सॉरी अटलांटिक महासागर की धारा है। तो ये तो कन्फर्म है कि महासागरीय धारा होगी और उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं के ये अंतर्गत आती है। तो बिल्कुल क्लियर आंसर, बिल्कुल सही आंसर होगा बी आंसर होगा बेटा। दीप सिंह ने भी आंसर दिया, रावत जी ने भी आंसर दिया, बहुत बढ़िया बेटा। तो व्याख्या बी बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है, और इसकी अगर हम बात करें तो गल्फ स्ट्रीम गर्म धाराओं के रूप में आएगी, और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट की मौसमी स्थितियों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस यूएसए के जो पूर्वी तट है, यूएसए का जो पूर्वी तट है, जो हम ये कह सकते हैं आपका न्यूयॉर्क के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर जो मौसम को बनाए रखने के जिम्मेदार है, वो इन धाराओं के अकॉर्डिंग बनता है। जब महासागरों की जल की बड़ी मात्रा में एक निश्चित दिशा में लंबी दूरी तक सामान्य गति से बहने लगती हैं, तो उन्हें महासागरीय धाराएं कह सकते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि एक निश्चित समय तक, एक निश्चित दिशा में चलने वाली धाराओं को लंबे समय तक उनको हम कह सकते हैं कि वो महासागरीय धाराओं के रूप में आएंगी। महासागरीय धाराएं महासागरों में कई कारणों से उत्पन्न होती हैं। उनके कारण कुछ महासागरीय विशेषताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं, जिसमें पृथ्वी का घूर्णन हो सकता है, लवणता हो सकती है, गुरुत्वाकर्षण हो सकता है, बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं, टेम्परेचर हो सकता है। ये सभी बिंदु हैं जिनकी वजह से महासागरीय धाराओं की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है आपके लिए, यूपी पीसीएस प्री और यूपी पीसीएस प्री की बात करें तो 2008 और 2005 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अटलांटिक महासागर की शीत धारा है, ठंडी धारा की बात पूछ रहा है, जो अटलांटिक महासागर की ठंडी धाराओं की लिस्ट में आएगी। ऑप्शन है बेटा गल्फ स्ट्रीम, बेंगुएला की धारा, पेरू धारा, या ओयासियो की धारा। तो कौन सी धारा इसके अंतर्गत आएगी, जल्दी से बताएंगे, जो आपकी शीत धारा के रूप में जानी जाएगी। जी जल्दी से बताएंगे कि अटलांटिक महासागर की धारा कौन सी होगी। इसमें देखिए अटलांटिक जब भी ऑप्शन आएगा तो मतलब उत्तरी धाराओं को भी, उत्तरी अटलांटिक धारा भी इसके अंतर्गत, उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा भी आ सकती है, और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को कंबाइंड रूप से क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर आता है कि यहाँ पर जो ठंडी धारा होगी वो ठंडी धारा होगी आपकी बेंगुले की धारा, बेंगुला की धारा जो होगी अटलांटिक महासागर में बात करें तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं के लिस्ट के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि अटलांटिक महासागर प्रॉपर तौर पर देखा जाए तो वास्तव में वो ठंडी धारा है, उसमें गर्म धाराएं बहुत कम पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो आंसर क्या बनेगा आपका, बी भाग बनेगा, उस क्षेत्र में जहां पर बेंगुला की धारा है। तो व्याख्या बी बिल्कुल स्पष्ट कह रही है कि बेंगुला की जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर प्रभावित होने वाली एक ठंडी धाराओं के रूप में जानी जाती है। ये अंगोला और जाम्बिया तट के सारे दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। तत्पश्चात ये उत्तरी विषुवतीय जलधारा में मिल जाती है, और गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रभावित होने वाली एक गर्म धारा है। और जब दोनों धाराएं जब एक जगह आकर मिलती हैं, कोल्ड और हीट धाराएं, तो यहीं पर मत्स्य पालन का व्यापार किया जाता है बड़े स्तर पर, ठीक। जो मैक्सिको की खाड़ी से उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सारे प्रभावित होती है। फ्लोरिडा तट के पास ये जलधारा फ्लोरिडा जलधारा के रूप में क्या होती है, प्रभावित होती है, तथा पेरू धारा और ओयासिया की धारा प्रशांत महासागर की धाराओं की लिस्ट के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महासागरीय धारा लेब्राडोर धारा से मिलती है। लेब्राडोर की धारा में आकर कौन सी धारा आकर मिलेगी ये बताना है। ऑप्शन है आपके कैनारी की धारा, ऑप्शन है आपका बेंगुला की धारा,
फ्लोरिडा की धारा या कैलिफोर्निया की धारा, कौन सी धारा है जो आपकी लेब्राडोर की धारा के अंतर्गत आकर मिलती है? भाई उत्तरी अटलांटिक महासागर की बात करेंगे तो वहां पर प्रभावित होने वाली धाराओं में इसका नाम आता है जिसको हम बोलते हैं लेब्राडोर की धारा। तो लेब्राडोर की धारा की अगर हम बात करेंगे तो उस धारा में जो आकर धारा मिलती है वो धारा कौन सी है? फ्लोरिडा की धारा। तो यहां पर अगर देखें तो लेब्राडोर की धारा और फ्लोरिडा की धारा, जलधारा की जो उत्पत्ति है वो मैक्सिको की जो खाड़ी आती है, मैक्सिको की खाड़ी की अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिको की खाड़ी ये खाड़ी है जहां पर आकर ये दोनों मिलती हैं। देखिए मैक्सिको की खाड़ी कहां पर है? ये जो है आपका मैक्सिको और ये खाड़ी है आपकी मैक्सिको की खाड़ी। इस खाड़ी में आकर ये दोनों धाराएं आकर यहाँ पर मिलती हैं, तो इसका सही आंसर होगा फ्लोरिडा की धारा। फ्लोरिडा की धारा है वो जहां पर आकर आपके मिलती है। आइए बात को जरा समझ लेते हैं। तो व्याख्या सी बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि आंसर इसका सी होगा। फिलहाल जो भी रहा, फ्लोरिडा की धारा महासागरीय लेब्राडोर की धारा में जाकर प्रॉपर तौर पर मिलती है। देखा जाए तो उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में प्रभावित होने वाली ठंडी जल धारा लेब्राडोर की धारा है, जबकि फ्लोरिडा की जलधारा की उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी में फ्लोरिडा प्रायद्वीप के समीप होती है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट के भाग में प्रभावित होती हुई जब आगे बढ़ती है तो इसका नाम गल्फ स्ट्रीम नाम हो जाता है, और यह गल्फ स्ट्रीम धारा न्यू फॉकलैंड के समीप लेब्राडोर जलधारा सो ग्रीनलैंड के तटीय भाग में दक्षिण की ओर प्रभावित होती है और यहीं पर आकर यह प्रॉपर तौर पर आपसे मिलती है। आइए झारखंड पीसीएस प्री 2006 का यह प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है न्यू फॉकलैंड की विशेषता यह है कि ये काफी मात्रा में मछलियां पाई जाती हैं। तो मछलियां पाने का रीजन मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि मछलियां सबसे ज्यादा कहां पाई जाती हैं? नॉर्थ अमेरिका में, उधर आप जाएंगे जापान में, दोनों जगह कंडीशन बिल्कुल एक जैसी बनती है। तो रीजन क्या है? गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, पहला कारण। ठंडी जलधारा की वजह से, गर्म जलधारा की वजह से, ये हम कह सकते हैं उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा जिसकी वजह से ये बनती है? भाई वहां पर अगर देखा मछली पकड़ने का जो स्थल है, उस स्थल के नाम की अगर बात करें तो ग्रैंड बैंक के नाम से भी उस क्षेत्र को जाना जाता है जहां पर विश्व में मछली पालन बड़े स्तर पर किया जाता है। तो यहाँ पर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फ्लोरिडा की धारा बिल्कुल सही आंसर है बेटा। रावत दीप सिंह, दीप सिंह का आंसर है बेटा ए आंसर। बहुत सही बेटा, बिल्कुल सही बात कि ठंडी और गर्म धाराएं आकर जहां मिलती हैं वहीं पर मत्स्य पालन किया जाता है, मछली का व्यापार किया जाता है बड़े स्तर पर। तो सही आंसर तो सर ए होगा। अब बात की जाए फिर मछली पकड़ने का जो स्थल है उसको क्या नाम दिया जाता है? तो उसको ग्रैंड बैंक के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। ग्रैंड बैंक के नाम से उस क्षेत्र को बोला जाता है, उस स्थान को बोला जाता है जहां पर ठंडी और गर्म धाराएं आकर मिलती हैं और मछली का व्यापार बड़े स्तर पर किया जाता है। तो बात को जरा समझेंगे, इसकी व्याख्या को अगर देखा जाए तो बिल्कुल क्लियर है कि आंसर सर इसका ए होगा। न्यू फॉकलैंड की विशेषता यह है कि यहाँ काफी मात्रा में मछलियां पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ गर्म ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। न्यू फॉकलैंड उत्तरी अमेरिका के कनाडा के न्यू फॉकलैंड और लेब्राडोर प्रांत के पूर्वी तट पर स्थित है। बिल्कुल क्लियर बात, दोनों धाराएं मिलती हैं। वेरी गुड बेटा दीप, दोनों धाराएं मिलती हैं। न्यू फॉकलैंड के समीप होगी और गल्फ स्ट्रीम की बात करें जो एक ऐसी धारा है गर्म धारा है, और लेब्राडोर की धारा कैसी है? ठंडी धारा। जब ये दोनों धाराएं आकर मिलती हैं तो वहां पर एक आप कहना चाहिए प्लैंकटन का विकास होता है जिससे उस स्थान पर बड़ी मात्रा में मछलियां पाई जाती हैं। तो मछलियां इसको बड़ी टेस्ट पसंद करती हैं, क्या बोलते हैं? प्लैंकटन, क्योंकि प्लैंकटन मछलियों का मुख्य आहार होता है। तो ये ठंडा जल और गर्म धाराएं जब आकर मिलती हैं तो वहां पर ये एक तरीके से खनिज बनकर तैयार होता है और उस खनिज के लिए मछलियां आती हैं और वहां पर बड़े स्तर पर व्यापार किया जाता है। न्यू फॉकलैंड एक समुद्री जल मछली पकड़ने वाला प्रसिद्ध स्थल है और इस स्थल को बोला किया जाता है ग्रैंड बैंक है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका सही आंसर जो रहेगा वो यह रहेगा। यूपी पीसीएस प्री 2000 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धारा है जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्ण व्रत के निर्माण में योगदान नहीं देती? मतलब धाराओं के निर्माण में पूर्णतः योगदान व्रत के तौर पर निर्माण नहीं देती, वो ऑप्शन कौन सा होगा? बेंगुला की धारा होगी, ब्राजील की धारा होगी, कैनारी की धारा होगा, या पश्चिमी पवन प्रवाह इसके अंतर्गत आएगा? कौन सा ऑप्शन है जो इसके अंतर्गत आता है जो प्रॉपर तौर पर हम ये दे पूर्ण व्रत के तौर पर निर्माण में सहायक नहीं होता? जी जल्दी से आंसर देंगे। देखिए
पूर्ण वृत्त की अगर हम बात करें एक सर्किल के तौर पर जो बनती है, भैया हम क्या सर्किल यहाँ पूछा है कौन सी नहीं बनती, तो उसमें अगर देखेंगे तो वो धारा जो है वो धारा है आपकी कैनारी की धारा। हमने भी पढ़ा था कि कैनारी की धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की एक धारा है जो पूर्ण वृत्त का योगदान नहीं देती। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर कौन सा होगा? सी इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर बनता है बेटा। तो व्याख्या सी बिल्कुल सही आंसर है कि कैनारी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती, क्योंकि ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। ठीक है ना, और उत्तरी अटलांटिक महासागर दक्षिण अटलांटिक महासागर की तरफ जाने पर वहां पूर्ण से वृत्त का निर्माण ये नहीं करती। बेंगुला, ब्राजील और पश्चिमी पवन प्रवाह दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है जो इस क्षेत्र में पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान देती हैं। और अपने क्षेत्र की भी बात करें चाहे उत्तर में या दक्षिण में किसी भी भाग में ये बहेंगे, लेकिन पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। लेकिन ये धारा जो है बेंगुला की धारा, ये कैनारी की धारा, ये सिर्फ इस तरह से चलती है। बाकी सभी धाराओं का रुख क्या रहता है? ये डायरेक्शन के तौर पर ये धाराएं प्रॉपर तौर पर बहती है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश पीसीएस प्री 2009 का प्रश्न आपके लिए बनता है, बेंगुला धारा कैसी धारा है? अब गलत नहीं होना चाहिए बेटा। गर्म महासागरीय धारा है, तीव्र गर्म महासागरीय धारा है, ठंडी महासागरीय धारा है, या इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। तो ये कैसी धारा है जल्दी से बताएंगे। सर ये वाली धारा ये हो सकती है। सभी लोग आंसर देंगे, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलेंगे और आंसर देते चलेंगे कि सर इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर ये वाला है, इस पर टिक कर दीजिए। जी जल्दी से बताएं बेटा इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। दोनों आंकड़े मिलते हैं, बिल्कुल। देखिए बात को जब समझे, अभी मैंने बताया था कि बेंगुला की धारा कैसी धारा है, तो थोड़ी देर पहले भी चर्चा करी थी कि बेंगुला की धारा कैसी है बेटा? ठंडी महासागरीय धारा है। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा ठंडी धारा। थोड़ी देर पहले ही तो आपके साथ चर्चा करी है, इतनी जल्दी नहीं भूलना है। तो सही आंसर क्या होगा आपकी? ठंडी धारा। कि बेंगुला की धारा कैसी है? ठंडी महासागरीय धारा है। ये दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट के समीप पहुंचकर उत्तर की ओर प्रभावित होती है और ये धारा अंटार्कटिका के ठंडे पानी से मिलने के कारण ठंडी हो जाती है। मतलब उत्पत्ति देखी जाए तो प्रॉपर तौर पर ये गर्म होती है, लेकिन जैसे उस पानी में मिलती है प्रॉपर तौर पर ये क्या हो जाती है? अंटार्कटिका के जल में जाकर ये धाराएं आगे चलकर विषुवत रेखाओं के विलीन हो जाती है। और अटलांटिक महासागर की अन्य ठंडी धाराओं में बात करें तो महासागरीय धाराएं कौन सी हैं? लेब्राडोर की धारा है आपकी, कैनारी की धारा है, फॉकलैंड की धारा है, पश्चिमी धारा प्रवाह के रूप में भी और धाराओं को जाना जाता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड पीसीएस प्री 2022 का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रभावित नहीं होती? यहाँ ध्यान से समझेंगे, उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन सी धारा है जो प्रभावित नहीं होती? जल्दी से बताएंगे कि ये वाली धारा जो है वो प्रभावित नहीं होती। तो कौन सी धारा है? जल्दी से बताएं कि ये धारा प्रभावित नहीं होगी। गल्फ स्ट्रीम होगा आपका, बेंगुला की धारा होगी, नॉर्वेजियन की धारा होगी, या फ्लोरिडा की धारा। तो कौन सी धारा इसके अंतर्गत आती है? फटाफट दें कि ये वाली धारा इसके अंतर्गत होनी चाहिए। जी क्वेश्चन नंबर आपके सामने है बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का कि उत्तरी अटलांटिक महासागर प्रभावित नहीं होती। तो कौन सी नहीं होती? बेंगुला की धारा इसका बिल्कुल सही आंसर बी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। आइए तो व्याख्या बिल्कुल स्पष्ट है कि बी इसका आंसर होगा कि बेंगुला जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रभावित नहीं होती, क्योंकि बेंगुला की धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराकर तट के सहारे उत्तर दिशा की ओर क्या होती है? ये प्रभावित होती है। इस धारा का प्रभाव पश्चिमी कोस्ट से लेकर अंगोला तक देखने को स्पष्ट तौर पर मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यूपी पीसीएस प्री 2017 का ये प्रश्न है। प्रश्न आपसे कह रहा है अधोलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा नहीं है? आपको बताना है कि कोई भी धारा, इसमें एक धारा ऐसी है जो ठंडी धारा के नाम से नहीं जानी जाएगी। तो कौन सी धारा है जरा बताएं? कनारीज की धारा है, हम्बोल्ट की धारा है, आयोसियो की धारा है, या अगुलहास की धारा है? तो जल्दी से बताएंगे ये कैसी धारा है? जी फटाफट देंगे इसका सही और सटीक आंसर। जी बेटा
ठाकुर जी जल्दी से आंसर देंगे बेटा कि इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही और सटीक आंसर। देखिए अब बात की जाए कि शीत धारा कौन सी नहीं है, तो शीत धारा की अगर हम बात करेंगे तो अगुलहास की जो धारा है, ये धारा आपकी कैसी धारा है, ये उष्ण धाराओं के रूप में जानी जाती है। दक्षिण में मेडागास्कर एवं मोजाम्बिक धारा यहाँ पर आकर मिलती है, जिसकी वजह से ये धारा प्रॉपर तौर पर देखा जाए तो वो अगुलहास की धारा है, जो प्रॉपर तौर पर गर्म धाराओं के नाम में आएगी, ना कि ठंडी धाराओं के रूप में। तो सही आंसर जो बना वो आंसर क्या रहेगा आपका, डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बिल्कुल रावत, वेरी गुड बेटा। तो आंसर इसका क्या होगा, डी होगा कि अगुलहास की धारा शीत महासागर की धारा नहीं है, बल्कि एक उष्ण जल धारा है। मेडागास्कर के दक्षिण में मेडागास्कर एवं मोजाम्बिक धारा मिलकर अगुलहास धारा के रूप में ये जानी जाती है। बिल्कुल बात स्पष्ट। ये धाराएं जो होती हैं पूर्वी तट से 27 डिग्री दक्षिण से लेकर 40 डिग्री दक्षिण के मध्य बहती है। तो ये धारा प्रॉपर तौर पर जो बहती है दक्षिण 27 डिग्री से लेकर 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य के तौर पर यह धारा बहती है, जिसको अगुलहास की धारा के नाम से जाना जाता है। ये संकीर्ण, तेज, शक्तिशाली धारा है। कनारी, हम्बोल्ट एंड आयोसिया की शीत महासागरीय धाराओं के रूप में इसको हम यहाँ पर जानते हैं। आइए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, राजस्थान प्री में पूछा गया है 1999 में, और यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2009 के अंदर ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्रीय धारा है। इसमें बताना है कि समुद्र की ठंडी धारा कौन सी है। हम्बोल्ट की धारा है, ब्राजील की धारा है, कैनारी की धारा है, या ओयासियो की धारा है। तो जल्दी से बताएंगे चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो आपको लगता है प्रॉपर सही तौर पर होना चाहिए कि ये वाली धारा जो होगी। देखिए अभी अभी हमने समझा दो और चार चीजों की बात अगर हम करें तो हमने चर्चा करी कैनारी की धारा। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि कैनारी की धारा कैसी धारा है। कैनारी की धारा बिल्कुल क्लियर है कि ये आपकी ठंडी धाराओं की लिस्ट में आएगी। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या बन सकता है। छवि बेटा जल्दी से आंसर दो, रावत जी आंसर दो बेटा, दीप सिंह आंसर दो, सभी बच्चे आंसर दें जो इस समय लाइव हैं। एक बार सभी बच्चे अपने अपने आंसर दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये हो सकता है। जी एक बार आंसर दें सभी लोग। जी तो बात बिल्कुल क्लियर होती है कि यहां पर अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर आएगा आपका हम्बोल्ट की धारा, जो कैसी धारा है, ठंडी धारा है। ब्राजील की धारा नहीं होगी। आयोसियो की धारा भी कैसी धारा है, ठंडी धारा है। और आपकी कैनारी की धारा भी कैसी है, आपकी ठंडी धारा। 1 3 4 बिल्कुल सही आंसर है। 1 3 4 किसने दिया बेटा, दीप सिंह का आंसर, बहुत सही बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है सर। आंसर इसका सी होगा और बिल्कुल सही आंसर है आपका 1 और 3 4 से। भाई हम्बोल्ट दक्षिणी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा के रूप में जानी जाती है, और ये आयोसियो उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रभावित होने वाली ठंडी जलधारा है। कैनारी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। इसके अतिरिक्त ब्राजील की धारा कैसी है, गर्म धारा है। इस धारा का निर्माण दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा के ब्राजील के तक टकराने से क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ब्राजील गर्म धारा। हाँ बिल्कुल। यूपी पीसीएस प्री 1998 का ये प्रश्न है आपसे, निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है। आपको सामने लिखी हुई है धाराएं और सामने लिखी हुई है आपके महासागर। आपको यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो मैच नहीं कर रहा। ब्राजील की धारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये अगुलहास की धारा हिंद महासागर। तो जल्दी से बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन है जो प्रॉपर तौर पर सही नहीं बैठता है। जी क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 का दीजिए आंसर कि सर इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर ये वाला होगा। जी देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। देखिए यहां पर अगर हम देखें तो ब्राजील की धारा अभी अभी हमने पढ़ी कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं के रूप में इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं हम्बोल्ट की धारा। हम्बोल्ट की धारा की अगर हम बात करेंगे तो ये तो कंफर्म है कि प्रशांत महासागर की धारा है, लेकिन ये उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा है। तो यही ऑप्शन होगा गलत और बिल्कुल सही आंसर आया रावत जी का आंसर बिल्कुल सही। डी आंसर इसका बिल्कुल डी नहीं होगा बेटा, इसका आंसर जो होगा रावत जी बी होगा। ठीक है ना, क्योंकि हम्बोल्ट की धारा जो है
हम्बोल्ट की धारा आपने प्रशांत महासागर पढ़ लिया, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं आती, ये आपकी दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आएगी। तो बाकी सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, जबकि बी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ये आपका ये गलत है, ठीक है ना। क्योंकि ये धारा कैसी धारा थी, हम्बोल्ट की धारा जो है आपकी एक ठंडी धारा के रूप में इसको जाना जाता है, जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सारे दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। इसे पेरू धारा भी कहते हैं। इसका तापमान और लवणता दोनों ही कम पाए जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मतलब अगली धाराएं हमारे लिए आई हैं, और अगली धारा की बात करें तो हम चर्चा करेंगे हिंद महासागर की धाराएं। और हिंद महासागर को दो भागों में बांटेंगे, उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं और दक्षिणी हिंद महासागर की धारा। देखा जाए तो उत्तरी हिंद महासागर में बात करेंगे तो मुख्य धाराएं कौन सी हैं, गर्म धाराएं इसके अंतर्गत आएंगी। और वो धाराएं कौन कौन सी हैं, पहली है आपकी उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धारा, प्रति विषुवत रेखीय धारा या उत्तर पूर्वीय मानसूनी धारा इसके अंतर्गत आएगी। जबकि दक्षिणी हिंद महासागर की धाराओं की बात करें तो इसमें दो धाराएं आएंगी, गर्म और ठंडी धारा। इसमें तीन गर्म धाराएं मुख्य तौर पर दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, मोजाम्बिक की धारा बहुत पूछी जाती है, मेडागास्कर की धारा ये भी बहुत पूछी जाती है। जबकि ठंडी धाराओं की बात करेंगे तो पश्चिमी पवन प्रवाह इसके अंतर्गत आएगा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा आएगी। और ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ही है जिसकी वजह से मानसून वहां पर ऑस्ट्रेलिया में नहीं पहुंच पाता। आइए इससे लेकर क्या क्या प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं जरा समझते हैं। यूपी पीसीएस प्री 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है और राजस्थान प्री 1999 में ये प्रश्न पूछा गया। तो विगत वर्ष के क्वेश्चन लगाने का क्या महत्व है, अब इस क्वेश्चन से स्पष्ट हो रहा है कहां 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया और ठीक आप देखिए फिर 2020 में ये प्रश्न पूछा गया। तो मैं फिर कह रहा हूं 1990 से लेकर 2023 तक के इंपोर्टेंट प्रश्न आप जरूर लगाइए और इस बुक को जरूर अपने नजदीक के बुक स्टोर से जरूर खरीदें। ठीक, चलिए बिल्कुल बेटा, बिल्कुल रावत। तो निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। अब तो याद हो गया होगा कि हिंद महासागर में कौन सी धारा इसके अंतर्गत होगी, क्योंकि अभी अभी हमने हिंद महासागर को पढ़ा है। फ्लोरिडा की धारा, कैनारी की धारा, अगुलहास की धारा या क्यूराइल की धारा। तो कौन सी धारा है जो आपकी हिंद महासागर के अंतर्गत आ सकती है, जी जल्दी से बताइए। हाँ बेटा, दिशाओं को डायरेक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर डायरेक्शन नहीं पढ़ेंगे तो आंसर आपके गलत हो जाएंगे। तो जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हिंद महासागर में कौन सी धारा है बेटा, अगुलहास की धारा है जो अभी अभी हमने पढ़ी ये धारा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका प्रॉपर आंसर होगा इसका सी, इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। तो व्याख्या बिल्कुल क्लियर कह रही है कि आंसर क्या है आपका सी है। अगुलहास महासागर ये धारा हिंद महासागर से संबंधित है। यह हिंद महासागर की एक प्रमुख गर्म जल धारा है। मेडागास्कर के दक्षिण में मेडागास्कर एवं मोजाम्बिक धारा मिलकर अगुलहास धारा का क्या करती है, ये निर्माण करती है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, मेडागास्कर के दक्षिण में मेडागास्कर और मोजाम्बिक, जब ये दोनों धाराएं आकर मिलती हैं तो एक धारा का निर्माण होता है जिसको हम मोजाम्बिक अगुलहास की धारा के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर के अफ्रीका के पूर्वी तट रेखा पर 27 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांश के मध्य बहती है। जबकि फ्लोरिडा, कैनारी और अटलांटिक महासागर की क्रमशः गर्म और ये ठंडी धाराओं के अंतर्गत आती है। कि मतलब फ्लोरिडा की धारा कैसी है, गर्म धारा, जबकि आपकी कैनारी की धारा आपकी ठंडी धारा। क्यूराइल प्रशांत महासागर की एक ठंडी धाराओं के रूप में जानी जाती है। यूपी पीसीएस प्री 2014 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी हिंद महासागर की धारा नहीं है। हिंद महासागर की धाराओं के रूप में कौन सी धारा नहीं आएगी, जल्दी से बताएंगे। अगुलहास की धारा होगी, मोजाम्बिक की धारा होगी, दक्षिणी हिंद महासागर की धारा होगी या बेंगुला की धारा इसके अंतर्गत आएगी। कौन सी धारा है जो इसके के अंतर्गत नहीं आती, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर देंगे कि सर इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर ये वाला ऑप्शन बनता है। देखिए अगर हम देखें
तो ये तो नाम से क्लियर हो रहा है कि हिंद महासागर की धारा होगी। अभी अभी हमने पढ़ा अगुलहास की धारा, ये भी आपके इसी के अंतर्गत आती है। मोजाम्बिक की धारा भी आएगी, वेंगुला की धारा, ये बिल्कुल स्पष्ट है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये धारा इसके अंतर्गत नहीं होगी, कि बेंगुला की धारा जो है वो आपकी प्रॉपर तौर पर हिंद महासागर की धाराओं के रूप में अंतर्गत नहीं आती। ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर पूर्वी भागों में अंगोला तट के सहारे प्रभावित होने वाली ठंडी जलधारा है, जो दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होती है। अगुलहास, मोजाम्बिक या दक्षिणी हिंद महासागर की धारा हिंद महासागर की ओर प्रभावित होने वाली सभी धाराएं कैसी हैं? ये गर्म धाराओं के रूप में आती हैं। आपके सामने प्रश्न आया है आईएएस प्री 1997 का, ये प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न कह रहा है हिंद महासागर में सागरीय धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है, जो इस कारक के तौर पर जाना जाएगा। हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है। हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव पाया जाता है। हिंद महासागर में एक स्थल परिबद्ध महासागर है। यह हिंद महासागर की लवणता में अपेक्षाकृत अधिक भिन्नता पाई जाती है। तो जरा बताइए, हिंद महासागर की धाराओं के नियमित दिशाओं में परिवर्तन के लिए सॉरी बेटा, कौन उत्तरदायी होगा? तो जल्दी से बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन होगा जो इसके लिए मोटे तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देंगे। रावत जी आंसर दें बेटा, दीप सिंह आंसर दें जी, फटाफट जल्दी से आंसर दें। देखो बेटा, यहां पर अगर आप बात करें तो अर्ध महासागर तो नहीं है, उत्तरदायी तौर पर नहीं जाना जाएगा। सही आंसर होगा हिंद महासागर की मानसूनी प्रभाव पाया जाता है। तो इसका सही और सटीक आंसर बनेगा, वो आंसर रहेगा आपका बी। देखिए बात को यहां समझते हैं। देखा जाए तो बिल्कुल हिंद महासागर में, क्योंकि व्याख्या बिल्कुल बी आंसर बता रही है, धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए यहां प्रभावित होने वाली मानसूनी प्रभाव को ही मुख्य रूप से उत्तरदायी माना जाता है। अब उत्तरदायी माने जाने के कारण क्या है, तो कारण जो जरा उसको समझते हैं। हिंद महासागर की धाराओं की दिशा में परिवर्तन प्रवर्तिक प्रशांत और अटलांटिक महासागर से भिन्नता पाई जाती है। पहला कारण तो यहां स्पष्ट हो रहा है। इसके दो मुख्य कारण, पहला हिंद महासागर के उत्तर में स्थल भूमि का अधिक होना, जिसके कारण धाराओं की प्रवृत्ति बदल जाती है। दूसरा, मानसूनी हवाओं का प्रभाव, जिससे धाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है। तो दो कारण हैं कि हिंद महासागर के देखा जाए तो उत्तर भाग में भूभाग जाता है। दूसरा, हिंद महासागर के ऊपरी भाग में देखें तो मानसूनी प्रभाव प्रॉपर तौर पर पाया जाता है, बंगाल की खाड़ी उसके बिल्कुल नजदीक है। यही कारण है कि हिंद महासागर के उत्तरी भाग में ग्रीष्म एवं शीत ऋतु की धाराओं की दिशा अलग अलग होती है। मोजाम्बिक, अगुलहास, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण विश्वत, ये सभी हिंद महासागर की प्रमुख धाराएं जो हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। तो हिंद महासागर की धाराओं की दिशा अगर देखें तो ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में क्या होती हैं, ये चेंज होती रहती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है आपके सामने एमपीपीसीएस प्री 2023 का, ये प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न कह रहा है 90 डिग्री पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी महासागर में स्थित है? 90 डिग्री पूर्वी रेंज अगर देखी जाए रिज, तो वो कौन से सागर के अंतर्गत आएगी? आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर के भाग के अंतर्गत आएंगे? तो जल्दी से बताएंगे कौन सा भाग होगा जिसका आंसर इसके अंतर्गत होगा जी, फटाफट देंगे आंसर। देखो देखने से ऐसा लग रहा है कि 90 डिग्री पूर्व की बात हो रही है, नॉर्थ और साउथ की बात होती तो बिल्कुल स्पष्ट होता कि आंसर आपका या तो आर्कटिक होता या अटलांटिक होता। लेकिन जो ईस्ट और वेस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात आ ईस्ट की हो रही है, तो ईस्ट की बात करेंगे तो भारत को ले लें तो भारत कितने पर आता है अभी? 82.5 डिग्री पर आता है, 82.5 डिग्री पर आता है ईस्ट में। अगर हम और आगे चलेंगे तो वो 90 आ जाएगा, और 90 अगर देखेंगे तो वो कौन से सागर के आसपास बैठेगा? तो वो आंसर बैठेगा आपका हिंद महासागर। तो हिंद महासागर इसका प्रॉपर तौर पर, भाई भारत का टाइम जोन निकालते हैं तो 82.5 डिग्री पर आता है, और 82.5 डिग्री को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ 90 डिग्री आएगा, और 90 डिग्री जो क्रॉस करेगा वो आपका हिंद महासागर के आसपास आएगा। बिल्कुल सही आंसर जो बैठेगा वो आपका डी बैठेगा। 90 पूर्व रीच की बात करें तो हिंद महासागर में अवस्थित थी, ये लगभग 90 मेरिडियो के समानांतर है, और ये हिंद महासागर को पश्चिम और पूर्व भागों में क्या करता है, विभाजित करती है, बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है।
ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पश्चिम से निकलती है और इस 19 रीज की लंबाई 500 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग कितनी है 200 किलोमीटर की। एरिया की बात करें तो इतने एरिया को ये लंबाई चौड़ाई के आधार पर बांटती है। हिंद महासागर तीसरा बड़ा महासागर है जो एक अर्ध महासागर के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन प्रॉपर तौर पर जाए पिछले क्वेश्चन में उसको हम व्याख्या के तौर पर वहां पर नहीं रखा। IAS प्री 2007 का यह प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। प्रश्न आपका हिंद महासागर के लिए है। बेंगुला की धारा हिंद महासागर में प्रभावित होती है, पहला रीजन। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा एक शीतल धारा है। हम्बोल्ट धारा चिली के तट के सहारे प्रभावित होती है। ओयासियो धारा जापान तट पर उष्ण जल लाती है। इसमें कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो प्रॉपर तौर पर सही होगा? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, या पहला चौथा, कौन सा ऑप्शन है जो प्रॉपर तौर पर सही और सटीक बैठता है? तो जल्दी से आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहां अगर हम देखें तो बेंगुला की धारा हिंद महासागर में प्रभावित होती है, यह बात तो क्लियर है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा शीत धारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा की बात करें तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा कैसी है, वो आपकी शीत धारा के रूप में जानी जाएगी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है शीतल धारा के रूप में जानी जाती है, पश्चिम की नहीं, वो पूर्वी धारा होती है। तो यहां पर हम बात करेंगे तो ये ऑप्शन भी जो आपका होगा वो आपका सही बैठेगा, ठीक है ना। दूसरा, हम्बोल्ट की धारा चिली के तट के सहारे चलती है। तो हम्बोल्ट की धारा जो है, हम्बोल्ट की धारा चिली के तट के सहारे प्रभावित होती है, नहीं होती। आयोसिया की धारा जापानी तट पर उष्ण तट में, बिल्कुल ये भी सही है। बेंगुला की धारा हिंद महासागर की धारा नहीं, बेंगुला की धारा हिंद महासागर की धारा के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका सही और सटीक आंसर जो बैठेगा वो बैठेगा 2 और आपका 3 आंसर होगा इसका सही और सटीक। हम्बोल्ट की धारा भी इसी के तट के सहारे के तहत रहती है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो बैठेगा वो आंसर जो बैठेगा बेटा, वो आंसर बैठेगा आपका 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। देखो समझ लो इस बात को। व्याख्या बिल्कुल स्पष्ट है कि बी आंसर होगा, सेकंड और थर्ड सही है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा पूर्वी हिंद महासागर में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है और ये एक ठंडी जलधारा के रूप में जानी जाती है। हम्बोल्ट एक ठंडी जलधारा है जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में पेरू चिली के तट के सहारे प्रभावित होती है। तो ये बिल्कुल बात क्लियर है कि हम्बोल्ट की धारा जो चलती है वो कहाँ चलती है, पेरू और चिली के तट के सहारे चलती है और इसे पेरू जलधारा भी कहा जाता है। अटाकामा मरुस्थल के निर्माण में इसकी जलधारा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो आपकी दक्षिणी अमेरिका में बनता है। दूसरी बात करें, कथन 1 और 4 पूर्णतः सही नहीं है क्योंकि बेंगुला की जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अंगोला के तटीय भाग में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है और यह ठंडी जलधारा के रूप में जानी जाती है। दूसरा, ओयासियो एक ठंडी जलधारा है जो पूर्वी प्रशांत महासागर में जापान के पूर्वी तट में बेरिंग जल संधि की ओर क्या होती है, प्रभावित होती है। और जो बेरिंग जल संधि है वो आपके एशिया और आपके नॉर्थ अमेरिका को अलग करती है। मैच करना है, आपको बताना है कि एक तरफ धाराएं लिखी हैं, दूसरी तरफ उनकी पोजीशन लिखी है कि वो कहां चलती हैं। अगुलहास की धारा पेरू, हम्बोल्ट की धारा दक्षिण अफ्रीका, लेब्राडोर की धारा अर्जेंटीना, फॉकलैंड की धारा कनाडा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा? ए बी सी डी में से बताना है कि ये वाला ऑप्शन प्रॉपर तौर पर सही और सटीक बैठेगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी ऑप्शन आपके लिए सही बैठता है। तो जल्दी से बताएं कि इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या रहेगा। जी बेटा जल्दी से बताएं। देखिए यहां पर अगर आप देखें अगुलहास की धारा, अगुलहास की धारा हिंद महासागर की धारा अभी हमने पढ़ा और ये दक्षिणी अफ्रीका में प्रभावित होती है। हिंद महासागर अफ्रीका का दक्षिणी भाग जो है वहां पर ये प्रभावित होगी। तो ये बात क्लियर होगी कि भाई ये पहला और तीसरा गलत होगा, सेकंड इसमें मैच कर रहा है। हम्बोल्ट की धारा दक्षिणी अमेरिका में प्रभावित होती है और ये आपका पेरू तट के आसपास चलती है। तो इसका आंसर हो गया बी, बिल्कुल इसका सही आंसर बैठ रहा है बी, यहीं पर ये मैच हो गया। फिर भी लेब्राडोर की धारा जो बहती है वो कनाडा में बहेगी और फॉकलैंड की धारा जो बहेगी वो आपकी अर्जेंटीना में बहती है। तो बी इसका बिल्कुल सही और सटीक ऑप्शन बैठता है। ठीक,
तो व्याख्या भी बिल्कुल सही कह रहा है कि आंसर इसका ये बैठेगा। बेगुल्हास की धारा गर्म जलधारा है जो दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट के सारे क्या होती है, ये प्रभावित होती है। ये चीन तुल्य जलवायु की उत्पत्ति में प्रमुख भूमिका निभाती है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो मोजाम्बिक एवं मालागासी जलधारा के आसपास जाकर ये क्या होती है, वहां पर मिलती है। हम्बोल्ट धारा एक ठंडी जलधारा है जो पेरू के पश्चिमी तट के सारे प्रभावित होती है। इसे पेरू जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा लैब्राडोर जलधारा कनाडा के पूर्वी तट के सारे प्रभावित होने वाली एक ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम से मिलकर ये घना कोहरा बनाती है और फॉकलैंड जलधारा अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सारे प्रभावित होती है वाली एक ठंडी जलधारा के रूप में जाना जाती है। दूसरी बात की जाए, पेंटागोनिया मरुस्थल के निर्माण में भी क्या करती है, महत्वपूर्ण निर्माण करती है। कौन सी आपकी, ये आपकी फॉकलैंड की धारा, जिसकी वजह से पेंटागोनिया मरुस्थल का क्या होता है, निर्माण होता है। आइए अगला प्रश्न आपके सामने है, इनको मैच करिए और बताइए कि सही ऑप्शन क्या होगा। एक तरफ सूची दी है, दूसरी तरफ सूची 1 सूची 2 दी गई है, इनको मैच करके बताना है। गल्फ स्ट्रीम प्रशांत महासागर की धारा है। पश्चिमी वायु प्रवाह पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा है। पेरू धारा हिंद महासागर की धारा है, या पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा गर्म धारा के रूप में जानी जाती है। सभी लोग आंसर देंगे, इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या होगा। भाई गल्फ स्ट्रीम की अगर हम बात करते हैं तो गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है, हिंद महासागर की धारा, प्रशांत महासागर की धारा, पश्चिमी वायु प्रवाह क्षेत्र के ऊपर पूरब की ओर चलने वाली धारा है, तो कौन सी धारा होगी जरा बताएं। भी गल्फ स्ट्रीम अभी हमने पढ़ा उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलने वाली धारा है, और ये धारा कैसी है आपकी, ये धारा आपकी गर्म धारा के रूप में जानी जाती है। दूसरे पश्चिमी वायु प्रवाह की बात करें तो पश्चिमी वायु प्रवाह पश्चिमी वायु के क्षेत्र से ऊपर की ओर ऊपर पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा के रूप में इसको जाना जाएगा। जबकि पेरू की अगर हम बात करेंगे तो पेरू जो है आपका, भाई पेरू आपका दक्षिण अमेरिका में, और दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो प्रशांत महासागर में आएगा, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो होगी वो आपकी हिंद महासागर के अंतर्गत आएगी, जबकि पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो आएगी वो आपकी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखेंगे तो 1 का 4, 1 का 4 यहाँ आ गया, 2 का 2, तो इसको सही आंसर जो बना वो आंसर बनेगा आपका ए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए बात को जरा समझेंगे। व्याख्या कह रहा है कि इसका सही आंसर सर ये रहेगा, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रभावित होती है, और ये मैक्सिको की खाड़ी से पर्याप्त मात्रा में उष्ण जल प्रवाह करती है। पश्चिमी वायु प्रभाव पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा है, और यह उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रभावित होती है। पेरू धारा प्रशांत महासागर की धारा है जो दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी तट पर पहुंचकर उत्तर की ओर मुड़ जाती है। इसी तरह अगर देखा जाए तो पेरू तट के साथ बहती है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर में प्रभावित होती है। ये एक ठंडी जलधारा है और अंततः में दक्षिणी भूमध्य रेखा धारा में मिल जाती है, और दक्षिणी हिंद महासागर धाराओं के चक्र को क्या करती है, पूर्णतः निर्माण करती है, पूरा करती है। जरा मैच करिए और इसमें बताइए, आपको यह बताना है, सूची में दिए गए पुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। आपको मैच करके बताना है कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है। हम्बोल्ट, नामीबिया, उत्तरी अटलांटिक महासागर, पेरू चिली, बेंगुला की धारा मोजाम्बिक मोडागास्कर, अगुल्हास की धारा यूनाइटेड किंगडम या नॉर्वे के नाम से इसको जाना जाए। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक ऑप्शन कौन सा बैठेगा। देखिए हम्बोल्ट की धारा की अगर हम बात करें तो हम्बोल्ट की धारा की अगर हम बात करेंगे तो हम्बोल्ट अभी हमने पढ़ा था कि ये आपका दक्षिणी अमेरिका के आसपास आएगा, तो ये तो पेरू के। उत्तरी अटलांटिक महासागर है, तो अटलांटिक महासागर की बात करेंगे तो अटलांटिक महासागर कहाँ आएगा, यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे के आसपास बैठता है। जबकि बेंगुला की धारा की बात करेंगे तो ये इन दो धाराओं के नाम से बनती है, नामीबिया और अंगोला की धारा के निर्माण से बनती है। जबकि बता अगुल्हास की धारा, ये अगुल्हास की धारा मोजाम्बिक और मोडागास की धारा जब आपस में मिलती हैं उनके द्वारा जिस धारा का निर्माण होता है उसे अगुल्हास की धारा कहते हैं, जो हिंद महासागर के अंतर्गत आती है। तो ये इनका सही मैच बनता है। तो जरा यहाँ देखते हैं, देखिए बात को अगर समझें,
हम्बोल्ट जलधारा पेरू चिली के तटीय भाग में के समानांतर प्रभावित होती है और दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में प्रभावित होने वाली एक जलधारा दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होती है और ये एक ठंडी जलधारा के रूप में जानी जाती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह एक गर्म जलधारा है और ये गल्फ स्ट्रीम का विस्तृत रूप है जो पछुआ हवा के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की ओर भाग प्रभावित होती हुई यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे तट को प्रभावित करती है और यूरोप का कंबल कहलाती है क्योंकि ये गर्म धारा होती है जो वहां की जो बर्फ होती है उसको वो पिघलाती है और इसी की वजह से यूरोप के या ब्रिटेन के हम ये कह सकते हैं बंदरगाह हमेशा चालू रहते हैं। कोई बात नहीं बेटा, ऑप्शन नहीं है तो हम वैसे ही मैच कर लेते हैं। बेंगुला एक ठंडी जलधारा है जो नामीबिया अगोला तट के समानांतर प्रभावित होती है। ये कालाहारी मरुस्थल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगुलहास हिंद महासागरीय गर्म जलधारा है। दक्षिणी हिंद महासागरीय जलधारा पूर्वी अफ्रीका के तटीय भाग के टकराने के बाद मोजाम्बिक एवं मेडागास्कर में विभाजित हो जाती है और मालागासी द्वीप के दक्षिण में दो कणों के मिलने से जो धारा बनती है उसको अगुलहास की धारा के नाम से जाना जाता है। यहां पर आपको ऑप्शन है और बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा मैच करेगा। कैनारी जलधारा एक सागरीय तट रेखा है। लेब्राडोर धारा एक देश है। अगुलहास जलधारा एक समुद्र है। यह पेरुवियन जलधारा एक प्रायद्वीप है। जल्दी से बताएंगे कि इसका सही ऑप्शन क्या बैठता है, कि कौन सा ऑप्शन है जो प्रॉपर तौर पर जाना जाए। भाई कैनारी जलधारा की बात करें तो कैनारी जलधारा की बात करें तो कैनारी एक नामकरण का प्रायद्वीप है, तो बिल्कुल कैनारी प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, तो ये प्रायद्वीप के अंतर्गत आएगा। दूसरा लेब्राडोर की जलधारा की अगर हम बात करते हैं तो लेब्राडोर की जलधारा की अगर हम बात करें तो लेब्राडोर की जलधारा एक क्या है, ये आपकी ये एक समुद्र है। लेब्राडोर जलधारा क्या है, एक समुद्र के अंतर्गत आएगी। अगुलहास की जलधारा की अगर हम बात करेंगे तो एक सागरीय तट के अंतर्गत आता है। और पेरुवियन जलधारा की बात करें तो पेरू क्या एक देश है जिसके सारे हम दक्षिणी अमेरिका को हम पेरू या चिली के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 का 4 बिल्कुल सही आंसर जो बनेगा वो आपका बनेगा डी, इसका बिल्कुल सही और सटीक ऑप्शन बनता है। आइए बात को जरा समझते हैं बेटा। तो कैनारी जलधारा एक नामकरण कैनारी प्रायद्वीप के नाम पर हुआ है। यह एक ठंडी जलधारा है जो व्यापारिक पवनों के प्रभाव से पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर उत्तर विषुवतीय रेखा धारा में मिल जाती है। लेब्राडोर जलधारा का संबंध लेब्राडोर सागर से और यह ध्रुवीय सागरों से आने के कारण ठंडी होती है, क्योंकि ध्रुवों से जब भूमध्य रेखा की ओर चलेंगे तो वो धारा कैसी होगी, ठंडी धारा होगी। न्यू फॉकलैंड के निकट गर्म धाराओं के मिलने से मछलियों के लिए अनुकूल दशाएं बनती हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंडी और गर्म धाराएं दोनों आकर मिलती हैं। ग्रेट बेंग के नाम से इसको जाना जाता है। अगुलहास एक जलधारा के नामकरण के पीछे अगुलहास समुद्र तट का स्थान है। अगुलहास एक गर्म धारा है जो अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर प्रभावित होती है, जो हिंद महासागर में चलती है, जबकि इसकी उत्पत्ति मेडागास्कर एवं मोजाम्बिक धाराओं के मिलने से होती है। पेरुवियन जलधारा जो दक्षिण अमेरिका में पेरू देश के नाम पर पड़ा है, वहां पर हम्बोल्ट धारा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसकी खोज सर्वप्रथम हम्बोल्ट नामक भूगोल वेता ने की थी, इसीलिए उस धारा का नाम हम्बोल्ट की धारा या देश की वजह से पेरू की धारा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अब ज्वार भाटा है। ज्वार भाटा क्या है, इस पर चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। कल चर्चा करेंगे ज्वार भाटा होता क्या है। आज की क्लास कैसी लगी, अपने विचार जरूर देंगे। चलिए कल फिर मिलते हैं अपने टाइम पर। धन्यवाद।